प्रॉफिट हमारे इन हाउस जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजर्स हैं वो दोनों भी रेडी हो गए हैं, नूरेश एंड कुणाल। कुणाल से शुरुआत करते हैं। कुणाल, बाजार की तेजी पर व्यू मत दीजिए, सीधे लेवल बताइए, और आपकी बात सुन के जो लोग अपने ट्रेल कर रहे हैं गेन्स, उनको क्या करना चाहिए? 17,500 आई थिंक निफ्टी में आ सकता है। मेरे अनुमान से आई थिंक शायद ये वीकेंड या फिर मैक्स टू मैक्स नेक्स्ट वीक मिड हाफ तक 17,500 मुझे ऐसा लग रहा है कि वो रीच हो जाएगा। इंडेक्स पे बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया मोमेंटम है मार्केट्स में, और आई थिंक ये मोमेंटम शायद कंटिन्यू रहेगा सम मोर टाइम तक। काफी फोमो इफेक्ट ऑलरेडी मार्केट में आ चुका है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है मार्केट्स के लिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है इंडेक्स में। और ट्रेडिंग आइडियाज, 2 बाय कॉल रेकमेंड करूंगा। पहला, और थोड़े से ऑफ बीट स्टॉक से, पहला रहेगा डेल्टा कॉप पर 202 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मोमेंटम में आई थिंक ये स्टॉक बहुत ही जल्दी आ सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग टर्न अराउंड पॉसिबिलिटी है। एफएनओ डेटा काफी इंटरेस्टिंग था लास्ट वीक, अब जब हमने देखा कि स्टॉक 200 के आसपास ट्रेड कर रहा था, तो मैं इसमें बाय रेकमेंड करूंगा। 220 का टारगेट रख सकते हैं, 195 का स्टॉप लॉस। और मनप्पुरम फाइनेंस भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडिडेट पे आ चुका है, तो अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो मनप्पुरम फाइनेंस ने आउट परफॉर्म किया मुथूट फाइनेंस को आज, तो ये एक इंडिकेशन है शायद कि ये स्टॉक बेटर परफॉर्मर हो सकता है आने वाले टाइम के लिए भी। तो मैं इसमें रेकमेंड करूंगा बाय, 110 का टारगेट, स्टॉप लॉस 100। पर डेल्टा कॉर्प के चार्ट को हम अभी देख रहे थे कुणाल, एक बड़ी सी कैंडल अभी कुछ सेकंड्स पहले बनी है, नंबर सुन के पहले आ गए। कुणाल की कैंडल ना हो कुणाल की ये कैंडल कुणाल ने लगाई होगी। ठीक है, डेल्टा कॉर्प हुआ। तो बहुत जल्द मैं इसका कंज्यूमर भी होने वाला हूं, तो मैं भी उसके अच्छा बना रहे हैं, वेकेशंस पे जा रहे हैं 15 अगस्त वाले वीक में। क्यों ना हो भाई, इतना कमाया थोड़ा वहां लेके गवाया जाए, अरे उसमें खुशी आती है हारने में भी। नूरेश भी जुड़ गए हमारे साथ। नूरेश, शानदार रैली को कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं आप? अब तो रेंज ऊपर की तरफ 38,000 17,500 की तरफ एक्सपैंड हो रही है क्लियरली, और क्लियरली जो एक्सपेक्टेशंस है वैसे ही मोमेंटम चल रहा है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल ने लीड लिया है। सो एज ऑफ नाउ 17,200 जो आज का लो है, सबसे पहले जब तक वो क्रॉस नहीं होता है डाउन साइड पे, वो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो जाएगा जो सबसे क्लोजेस्ट रहेगा। सो ओवरऑल मोमेंटम है मार्केट्स में। और एक जो बात है जो कि कैचअप अभी तक स्मॉल कैप्स में नहीं हुआ, तो यूफोरिया नहीं है। अगर निफ्टी स्मॉल कैप 100 देखे तो उसने अभी तक 16,800 का इक्विवेलेंट लेवल भी क्रॉस नहीं किया, तो अभी तक यूफोरिया नहीं है। फोमो होगा मार्केट में, बट यूफोरिया अभी तक नहीं आया, तो स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम कंटिन्यूड रहेगा। और 17,200 और 17,000 ये 2 प्राइस पॉइंट्स पे मैं वॉच रखूंगा कि यहाँ से जब भी अगर ये टर्न होता है तब जाके कॉशियसनेस होगा। और ऊपर में 17,400 एक 400-500 एक जोन है जो एक टारगेट है। 17,400-500 तो रेंज तो ऊपर की तरह शिफ्ट हुई है। अब इस रेंज में पार्टिसिपेट कौन करेगा? कौन से स्टॉक्स होंगे जो इन लेवल्स पर भी जाके खरीदने चाहिए? नरेश, आपने कोई नई पिक्स आइडेंटिफाई किया है? एचडीएफसी बैंक तो मैं आपकी पुरानी वाली याद है, या फिर कुछ आप पुरानी भी ऐड कर रहे हैं? सो अभी मैं फोकस करूंगा स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स पे। सो सबसे पहले बाय रहेगा इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX, जहां पे 300 से लेके 150 तक का एक फॉल आया, 50% फॉल आ गया था, और यहीं से लास्ट टाइम जो एक बड़ी तेजी हुई थी, और यहां से अब रिवर्सल हो रहा है, डबल बॉटम बन गया 150 पर, और स्लोपिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी हो गया 164 के ऊपर। तो यहाँ पे मेरा एक्सपेक्टेशन है एक क्विक टारगेट प्राइस होगा 180 का, स्टॉप लॉस 162 यहाँ पे। और दूसरा बाय रहेगा L&T फाइनेंस होल्डिंग्स, जिसमें भी एक 90 से लेके 58 का करेक्शन आया। 3-4 साल पहले ये स्टॉक 190 भी हुआ करता था, और यहाँ पे एक बेस भी बन चुका है और एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम भी शुरू हो चुका है। सो यहाँ पे अब स्टॉप लॉस रहेगा 75 और टारगेट प्राइस रहेगा 85। ठीक है, और राइट, तो ये कुछ पिक्स रहेंगी नरेश की यहाँ पे मिड कैप एंड स्मॉल कैप से अब यहाँ बेट्स ऐड करने की बात है। और हम ये लगातार कह भी रहे हैं कि अब जो आपको तेजी दिख रही है वो ब्रॉड बेस्ड रैली है, मिड कैप और स्मॉल कैप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। राजेश पालविया भी हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश, आप क्या लेवल देख रहे हैं या क्या रेंज देख रहे हैं जिसके लिए आप इंडेक्स पे ट्रेड करेंगे, और आपकी बेट्स क्या होंगी? गुड आफ्टरनून। ठीक है, निफ्टी में ट्रेंड बना हुआ, और जिस तरीके से आप 17,300 के ऊपर भी हम ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, यहाँ से 17,500 तक का मोमेंटम हमें लगता है कि बहुत जल्द देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से मार्केट में शॉर्ट स्क्वीज होते हुए दिख रहे हैं, और सेक्टोरियल देखें तो ब्रॉड बेस्ड मार्केट में एक बाइंग एक्शन जो बना है, हमें लगता है कि ये मोमेंटम और कैरी फॉरवर्ड होगा। 17,500 17,550 तक भी निफ्टी के अपसाइड यहाँ से आते हुए दिख सकती है। करंट लेवल से हम यहाँ पे 17,100 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड करने की सलाह देंगे, और अगर कोई छोटा मोटा डिप भी मिलेगा तो उसमें ऐड करना ही एक सही स्ट्रेटेजी होगी। और बैंक निफ्टी में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिस तरीके से सेटअप बने हैं, ये 38,500 की तरफ बैंक निफ्टी हमें बढ़ता हुआ दिखेगा। स्टॉप लॉस अभी यहाँ पे बैंक निफ्टी पे जो रहेगा वो करीब रहेगा 37,450 के आसपास। तो जब तक ये लेवल इंटेक्ट है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखेंगे, और हमें लगता है कि बैंकिंग फाइनेंशियल में यहाँ पे और
अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिखेगा। और आज के सेशन में स्पेशली देखें तो काफी मिड कैप स्टॉक्स में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना है, तो जिससे लगता है कि अब यहाँ पे पार्टिसिपेशन काफी इंक्रीज होते हुए दिख रहा है मार्केट में। और काफी स्टॉक्स में जिस तरीके से यहाँ पे रैली हमने देखी है कंटिन्यूटी, तो हमें लग रहा है कि मार्केट अभी यहाँ से और बुलिश ही प्ले आउट होते हुए दिखेगा। स्टॉक स्पेसिफिक आज जो स्टॉक्स हमने आइडेंटिफाई किया उसमें पहला स्टॉक है पूना वाला फिनकॉर्प। ये स्टॉक में देखें तो स्टॉक में जिस तरीके से फॉर्मेशन बने वीकली चार्ट पे देखें तो स्टॉक में एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। करेक्शन के बाद स्टॉक ने काफी अच्छा बेस बनाया है। अब स्टॉक सारे लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और जिस तरीके से कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट यहाँ प्ले आउट होते हुए दिख रहा है, हमें लगता है इसके टारगेट आना चाहिए करीब 300 रुपए से 315 रुपए तक के अपसाइड ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस रखेंगे हम इसमें करीब 270 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक बाय करना है वो है जीएनएफसी। हमें लगता है काफी अच्छा मोमेंटम यहाँ पे एग्री बेस्ड थीम पे यहाँ पे देखने को मिल सकता है और जीएनएफसी, चंबल फर्टिलाइजर, बाकी दूसरे स्टॉक्स भी हमारे रडार पे। जीएनएफसी पे हम यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। अगर इसमें देखें सेटअप तो अब 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक कंफर्टेबली सस्टेन कर रहा है और जिस तरीके से लास्ट 2-3 सेशन में यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट एडिशन होते हुए दिखे, जीएनएफसी के टारगेट हम एक्सपेक्ट करें करीब आना चाहिए 780 तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे हम इसमें 725 का। और तीसरा स्टॉक होगा अडानी ग्रुप से और उसमें अडानी पोर्ट पे हम यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। अडानी पोर्ट अब यहाँ पे 800 रुपए के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा है। स्टॉक में काफी अच्छा एक्यूमुलेशन पिछले कुछ हफ्तों में लोअर साइड पे बना है। अब जिस तरीके से यहाँ पे तेजी बनी है, हमें लगता है ये प्रीवियस स्विंग हाई की तरफ भी अप्रोच करते हुए दिख सकता है पोजिशनल बेसिस पे। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 840 तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 790 के आसपास का। एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्लैश अभी स्क्रीन पे आपके आएगा, रेवेन्यू सेक्टर की कमेंट्री आ रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज और ओएनजीसी को इंट्राडे लेके आइए, आपको जबरदस्त अपमूव नजर आएगा। और जो रेवेन्यू सेक्टर की कमेंट्री ET Now पे आ रही है और हम यहाँ स्वदेश में भी चलाएंगे, वो ये कह रहे हैं कि 1-2 दिन में एक फ्रेश रिव्यू विंडफॉल टैक्स का, जो मैटर इसके ऊपर दबाव डालता है, उसका रिव्यू होने वाला है 1-2 दिन में। और शायद उसके पहले ओएनजीसी और रिलायंस दोनों में तेजी है। नूरेश अगर हमारे साथ हैं तो मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा कि चार्ट्स पे, क्योंकि रिलायंस में लास्ट 3 दिनों में 150 रुपए का अपमूव आया है, रिवर्सल हुआ। ओएनजीसी भी, हालांकि क्रूड 103-104 पे, बट ओएनजीसी भी थोड़ा रिवर्सल हुआ है। चार्ट्स पे क्या नजर आता है नूरेश? सो रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए जो इंपॉर्टेंट जोन है 2590 2600 है। यही जो प्राइस था जो पहले जब विंडफॉल टैक्स आया था उसके एक दिन पहले 2600 पे क्लोज हुआ था और विंडफॉल टैक्स के डे का हाई है 2592। सो ये 2600 के ऊपर जब क्रॉस होगा तब मानना है कि रिवर्सल हो गया, अदरवाइज ये रेंज बाउंड मूवी है। सो एज ऑफ नाउ मोमेंटम काफी स्ट्रांग है, बट एक उसको ट्रिगर लगेगा इन टर्म्स ऑफ न्यूज के तब जाके वो 2600 क्रॉस हो सकता है। 2600 क्रॉस हुआ तो ये स्टॉक में वो आ सकता है 2800 तक भी। सो ऑन रडार है, प्राइस एक्शन के लिए वेट करेंगे। अजय, इस केस में अगर विंडफॉल गेन की बात यहाँ होती भी है, पर अब इनको विंडफॉल गेन हो कहा रहे हैं आप तो बहुत अच्छा, तभी तो बाजार चला रहा है स्टॉक को, क्योंकि विंडफॉल गेन ही नहीं रहा। तो केस फॉर टैक्सिंग देम इज गोइंग डाउन। जब केस टू टैक्स देम वो कम हो रहा है तो बाजार प्रीएम्प्ट कर रहा है कि ये शायद वेव हो जाएगा, इसकी उम्मीद में स्टॉक चल रहा है। सुदीप भी हमारे साथ जुड़ गए और श्रीकांत भी हमारे साथ जुड़ेंगे जल्दी। सुदीप, सीधे ट्रेडिंग आइडियाज पे आते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, कहीं अगर 1-2 सवाल आपसे लेट पूछे तो आपके स्टॉक ऑलरेडी चल चुके होंगे, इसलिए क्यों ना आपसे स्ट्रेट अवे ट्रेडिंग आइडियाज पे आते हैं, मोमेंटम को बेनिफिट लेने का। 1 मिनट सुदीप और मैं श्रीकांत के पास 1 मिनट के जाऊंगा। लोकसभा में महंगाई को लेके चर्चा चल रही है, जरा मूड जान लेते हैं क्या हो रहा है, बड़ा इश्यू है, उसके बाद वापस आते हैं। हूं कि सरकार के पास इसको 40 करोड़ से 84 करोड़ तक लेके जाने के लिए कोई रणनीति नहीं है। और ये जो रोजगार की समस्या है, इसका जीता जागता प्रमाण ये है कि जिस तरह से मनरेगा की डिमांड बढ़ी है। आपके अप्रैल 2022 में 2.3 करोड़ हाउस होल्ड्स को मनरेगा का सहारा लेना पड़ा। मई 2022 में 3.7 करोड़ हाउस होल्ड्स को मनरेगा का सहारा लेना पड़ा। जून 2022 में ये संख्या बढ़ के 3.17 करोड़ हो गई। जब से ये स्कीम शुरू हुई थी 2006 में, ये सबसे हाईएस्ट नंबर है जो लोग मनरेगा के सहारे अपनी जिंदगी बिताने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं इस सदन में इस बात का भी जिक्र करना चाहता हूं
चलिए भाई, ऑपोजिशन के कुछ मेंबर्स सरकार से कई चीजों पर सफाई मांगते हुए नजर आए। हम वापस आएंगे जब थोड़ी और रेलेवेंट बात, स्पेसिफिकली महंगाई पे कोई कमेंट्री आएगी सरकार की तरफ से। मीनवाइल जो भी आएगा वो देखना होगा, बट डेटा ये कह रहा है कि जो कंट्रीब्यूटर्स है महंगाई के वो तो पीक आउट हो गए, इसीलिए बाजार चल रहा है। सुदीप है हमारे साथ। सुदीप, ट्रेडिंग आइडियाज की बात करते हैं, चलिए क्या अच्छा लग रहा है आपको यहाँ से? गुड आफ्टरनून अजय जी। केमिकल स्टॉक्स में हमने देखा है पिछले कुछ हफ्तों से एक अच्छा बाइंग आ रहा है, तो मेरा पिक वहां से रहेगा दीपक नाइट्रेट। स्टॉक में ये अपने डेली चार्ट्स पे एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन ये दिखा रहा है। एक बड़े फॉल के बाद बहुत हम देख रहे हैं कि पिछले 4-5 हफ्तों से कंसोलिडेशन हुआ और कंसोलिडेशन के बाद आज ब्रेकआउट आ रहा है। तो ये 1900 का एक रेजिस्टेंस था, इस पे एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस, ये आज उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है वॉल्यूम के साथ। और एक नैरो बैंड के अंदर 1780 1800 से 1900 के बीच में ये ट्रेड ये कर रहा था पिछले 4-5 हफ्तों से। तो ये ब्रेकआउट के बाद आज हमें लग रहा है पॉजिटिव मोमेंटम ये स्टॉक में रिटर्न हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट में भी बिल्डअप हो रहा है। तो 1900 के स्टॉप लॉस से हम ये 2020-2050 के टारगेट के लिए एज अ ट्रेडिंग पिक हम इसको चूज कर सकते हैं, दीपक नाइट्रेट को। दूसरा पिक रहेगा टाटा मोटर्स। ये पिछले कुछ हफ्तों से जैसे हायर बॉटम तो बना रहा था, बट फिर भी ये अंडर परफॉर्म कर रहा था बाकी सब ऑटो स्टॉक्स को। और आज हमने देखा ये 460 462 जो इसका एक प्रीवियस स्विंग रेजिस्टेंस था, जो अप्रैल में भी और जुलाई में भी पिछले महीने में इसने जो एक रेजिस्टेंस यहाँ पे फॉर्म किया था, ये उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो मोमेंटम क्लियरली स्विंग हो रहा है पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में। और ये ओवरऑल अगर ऑटो स्टॉक्स में अगर बुलिशनेस है, और हम देख रहे हैं कि एमएनएम भी अगर जो एसयूवीज और इसके रिलेटेड बहुत सुर्खियों में, और वहां पे भी एक अच्छा सा प्राइस एक्शन दिख रहा है, तो टाटा मोटर्स ऑल्सो शुड हैव अ सिमिलर इफेक्ट। तो ग्रेजुअली ये स्टॉक एक अपना बेस शिफ्ट कर रहा है। तो 458 के स्टॉप लॉस के साथ हम इसमें लॉन्ग जाने की सलाह देंगे 500 और 520 के टारगेट के लिए। राइट, एब्सोल्युटली। तो ये कुछ पिक्स रहेंगे यहाँ पर सुदीप के। और इस बीच एक बॉटम फ्लैश भी देख रहे हैं। 5G स्पेक्ट्रम की जो ऑक्शन थी वो लगभग 40 राउंड्स के बाद अब पूरी हुई है और लगभग 1.5 लाख करोड़ यहाँ रियलाइजेशन हुए। आपको याद होगा कि पहले जितने भी ऑक्शंस हुए, इनफैक्ट पिछला भी जो ऑक्शन हुआ था उसमें भी 60% ऑफ द स्पेक्ट्रम तो अनसोल्ड ही रह गया था 2016 में। और 2021 में भी यहाँ ज्यादा प्राइसेस, रिजर्व प्राइसेस ज्यादा थे, जिसके कारण पूरी तरह से जो स्पेक्ट्रम था वो पूरी तरह सोल्ड नहीं हुआ था। अभी फिलहाल और डिटेल्स इसकी निकल कर आएंगी, लेकिन फिलहाल कई सारे राउंड्स लगे हैं, 40 राउंड लगभग लगे हैं। लेकिन अब 5G स्पेक्ट्रम की जो नीलामी है, ऑक्शंस है, वो अब खत्म हो गई है। और आप प्रेशर में देख रहे हैं भारतीय एयरटेल को। अब फिर आप थोड़ा सा आज ईज आउट हुआ है अजय। तो ये प्रेशर तो जाहिर तौर पर आप भारतीय एयरटेल पर दूसरे बड़े प्लेयर्स का, जियो की तरफ से यहाँ पर है। टू अर्ली, आई थिंक ये थोड़ा टू अर्ली है। पहले देखते हैं कैसे कारोबार बैठता है। बुल रन चल रहा है, इस पे फोकस करिए, प्रेशर मत करिए। ये स्टॉक बहुत साइडवेज हो गया था, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके वापस आता है। दिवाली के पास इन्होंने वैसे एक प्राइस हाइक पहले लेना ही, नहीं टैरिफ हाइक तो बढ़ ही रही है, इस पे ज्यादा नेगेटिव नहीं होने का। इनफैक्ट इस प्रोसेस को लेकर भी बातचीत यही चल रही थी कि कब तक चलेगा ऑप्शन, लेकिन अनुसार आएगा कलेक्शन, जैसा एक्सपेक्टेड था वैसे ही आता है। चलिए आगे चलते हैं, आपको कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। सुदीप है हमारे साथ। सुदीप, आपने अपने ट्रेडिंग आइडियाज शेयर किए? हाँ, ओके फाइन, अभी कर टाटा मोटर्स भी इनफैक्ट सुदीप ने दिया। तो टाटा मोटर्स पर तो आपको पिक्स दिख भी रही हैं। आज सुबह आप थे नहीं तो संजीव जी भी कह रहे थे कि मैंने जो लेवल्स दिए हैं, हाँ करेक्ट, जो लेवल्स दिए हैं वो उसके पास आ गया, तो उन्होंने प्रॉफिट बुक तो वहां करा दिया था। तो ऑटोपैक पूरा अच्छा मोमेंटम में है, अच्छी तेजी और रफ्तार है ऑटोपैक के अक्रॉस द वर्टिकल्स में। लेकिन इसके अलावा और कौन से वर्टिकल्स हैं जहां पर आपको तेजी के मौके ढूंढने चाहिए? राजेश, आज हम देख रहे हैं कि दूसरे और सेक्टर्स में भी कई जगहों पर रैली है, स्पेशली मिड कैप बैंक्स में हो, वहां तेजी है। क्या आपके रडार पर कुछ और मेटल या आईटी काउंटर्स भी आ रहे हैं? क्या वहां पर कोई मोमेंटम दिख रहा है या नो साइंस राइट नाउ? आईटी साइडवेज चल रहा है और मेटल में भी हम देखें तो साइडवेज है। कुछ सिलेक्ट स्टॉक्स में जरूर बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है, जैसे हमें यहाँ पे जेएसडब्ल्यू स्टील हमें पसंद है मेटल स्पेस में, वहां पे हमारा बुलिश व्यू है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जेएसडब्ल्यू स्टील यहाँ से एक अच्छा मूव कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। जिस तरीके से स्टॉक में फॉर्मेशन बन रहे मेटल पैक में, जेएसडब्ल्यू स्टील हमारी प्रेफर्ड पिक रहेगी। हम यहाँ पे 680-690 तक के अपसाइड पोजिशनल बेसिस पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस है यहाँ पे करीब 615 के आसपास।
बैंक्स में जरूर, प्राइवेट बैंक्स में, पीएसयू बैंक में हमें लगता है कैनरा बैंक को अब यहाँ पे देखना चाहिए। स्टॉक में एक जिस तरीके से आज के सेशन में बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहा है, हमें लगता है ये स्टॉक जैसे ही 230 के लेवल को क्रॉस करेगा तो एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिख सकता है। तो कैनरा बैंक एक यहाँ पे फोकस में है बैंकिंग स्पेस में से, और हमें लगता है कि वहां पे 245 तक के अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। 215 के स्टॉप लॉस से कैनरा बैंक पे जरूर यहाँ पे बाय करने की सलाह है। ओके, तो चलिए कैनरा बैंक इनफैक्ट बैंकिंग काउंटर्स पर लगातार फोकस है, इस पर डिस्कशन भी आगे हम जारी रखेंगे क्योंकि बड़ी दिग्गज बैंक्स के नंबर्स जो आते हुए दिखे उन्हीं के पीछे पीछे जो छोटी मझौली कंपनियां हैं, बैंक्स हैं, उनके नंबर्स भी काफी पॉजिटिव आते हुए दिखे हैं और इसी के दम पर हम देख रहे हैं बैंकिंग स्टॉक्स लगातार फोकस में है। लेकिन 5G ऑक्शन जो कि 40 राउंड्स के बाद खत्म होता है यहाँ पर दिखा और सरकार को इससे 1.5 लाख करोड़ मिलने की उम्मीद यहाँ पर नजर आ रही है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी दानिश भी जुड़ गए हैं। दानिश, टेलीकॉम लगातार फोकस में भी था, आप इसे टैप भी कर रहे थे, ऑफकोर्स एक स्ट्रेच जरूर बड़ा देखने को मिला क्योंकि कई राउंड्स एक के बाद एक हमने देखे, उसके बाद फाइनली अब ये आउटकम आता हुआ दिख रहा है। ज्यादा डिटेल्स बताएं। जी देखिए, बिल्कुल आज 7वां दिन था 5G ऑक्शन का और इस 7 डेज इन अ रो 5G ऑक्शन हुए हैं। इनिशियली जो गवर्नमेंट का एक्सपेक्टेशन था कि लगभग 80 से 90 हजार करोड़ के आसपास सरकार इससे रेवेन्यू अर्न करेगी, लेकिन पहले ही दिन जब सूत्रों के हवाले से वो खबर मिली कि सरकार का जो एक्सपेक्टेशन था वो पहले ही दिन लगभग 1.40 लाख करोड़ तक तो पार हो गया। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जो ये ओवरऑल रेवेन्यू की बात आती है, अब 5 दिन और यानी कि लगभग 7 दिनों के बाद सरकार को जो मेजर रेवेन्यू से मिलेगा एक्सपेक्टेशन है वो 1.5 लाख करोड़ रहेगी, 1.50 लाख करोड़ रहेगी। लेकिन जो ये इतना इलॉन्गेट हुआ है पूरा स्पेक्ट्रम ऑक्शन, उसका मेजर रीजन ये है कि जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स थे वो पिछले 2-3 दिनों से कुछ स्पेसिफिक सर्कल्स को लेकर ऑक्शनिंग प्रोसेस जारी था। यूपी सर्कल ने एक मेजर इंटरेस्ट देखा है सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स की तरफ से, और इसके अलावा 1800 मेगाहर्ट्ज का जो बैंड है और चाहे 700 मेगाहर्ट्ज का बैंड है, इन दोनों बैंड्स में भी एक अच्छा टेलीकॉम कंपनीज का इंटरेस्ट देखा। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो 5G इंडिया में बहुत जल्द आने वाला है। इसकी अभी अगर हम देखें तो 15 अगस्त तक पूरी इसकी प्रतिक्रिया भी पूरी हो जाएगी अलॉटमेंट की, और उसके बाद जो सर्विसेज रोल आउट है वो लगभग अगस्त एंड या सितंबर या अक्टूबर में स्टार्ट होगा। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये जो 5G ऑक्शन जो है ये इंडिया का अभी तक का सबसे बड़ा टेलीकॉम ऑक्शन रहा है और सरकार ने एक मेजर रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन 1.5 लाख करोड़ की पार कर ली है। शानदार दानिश, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए, और उत्साह जो है वो आपकी बात में भी झलक रहा है। ये एक बहुत बड़ी चीज है और हम सब कंज्यूमर्स के लिए 5G बहुत खास होने वाला है, बिजनेसेस को बूस्ट देगा। जिस क्वालिटी ऑफ कॉल्स, जिस क्वालिटी ऑफ वीडियो कॉलिंग होती है, वो सब में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा 5G से। देश के लिए बहुत अच्छी बात है, कंज्यूमर्स के लिए बहुत अच्छी बात है, और कंपनीज नहीं। और ये तो हमारे डायरेक्टर साहब से भारतीय एयरटेल दिखा रहे हैं, बट अगर आप देखें तो इसके जो एलाइड स्टॉक्स हैं, बहुत सारे मिड कैप्स हैं जो 5G बेनिफिट करते हैं, वहां असली एक्शन हो रहा है, वहां आप जरूर फोकस करें। आगे चलते हैं और जेके पेपर की बात करते हैं। जेके पेपर ने जो फर्स्ट क्वार्टर नंबर्स दिए हैं बहुत ही धमाकेदार नंबर्स हैं, और पेपर स्टॉक्स में एक रीरेटिंग मूव इस समय चल रहा है। आप देख रहे होंगे सारे पेपर स्टॉक्स ऑलमोस्ट 10-12% ऊपर चल रहे हैं। जेके पेपर के अच्छे नंबर्स, जेके पेपर लीडर है अपने पेपर स्पेस में, और इसलिए हमारे साथ बात करने के लिए जेके पेपर के मिस्टर मेहता जुड़ रहे हैं रिजल्ट्स कमेंट्री के बारे में और यहां से ट्रेंड कैसे बन रहे हैं। मेहता साहब बहुत शुक्रिया। पहले बताएं कि ये क्वार्टर कैसा बैठा आपके लिए। सब लोग बोलते हैं कि जेके पेपर सेक्टर के रिलायंस इंडस्ट्रीज हैं, जो आप कहेंगे वो पूरा सेक्टर सुनेगा, इन्वेस्टर्स सुनेंगे। तो आप बताएं सेक्टर लीडर की इस समय राय क्या बन रही है? हम एक अच्छे साइकिल, पेपर सेक्टर के अच्छे साइकिल के दौर से निकल रहे हैं। देखिए, मैं बड़ी ह्यूमिलिटी के साथ ये बात कहूंगा कि ये तो खाली स्ट्रेंथ जो है वो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है, या कस्टमर ने हमको एक अच्छा पेपर माना है और हमको वो रिवार्ड करते हैं। जहां तक रैली की बात है या समय की बात है, पेपर की डिमांड, सारी कैटेगरी के पेपर की डिमांड अभी अच्छी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने वाली है अगले सेशन से, तो उसके लिए काफी तैयारियां पब्लिशर, प्रिंटर वो सब कर रहे हैं, तो उनको पेपर की काफी जरूरत पड़ेगी। ऑफिसेस काफी खुल चुके हैं कोविड के बाद, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज जब फुल स्विंग के ऊपर शुरू हो जाती है तो ऑफिस पेपर की डिमांड काफी ठीक हो जाती है। प्लास्टिक की बात काफी हो चुकी, और एक अवेयरनेस है कि हमको प्लास्टिक की बजाय बायोडिग्रेडेबल, रिन्यूएबल
रीयूजेबल मटेरियल को यूज करना चाहिए, तो उसके लिए पेपर ही एक सब्स्टिट्यूट सामने दिखता है। तो पैकेजिंग पेपर की डिमांड काफी बढ़ रही है, चाहे वो कैरी बैग हो, चाहे वो पेपर स्ट्रॉ हो, चाहे वो अब नई चीजें जो आएंगी वो सब पेपर से रिलेटेड आएंगी। प्लास्टिक की कप की जगह प्लास्टिक ग्लास की जगह, प्लास्टिक पैक की जगह आपको पेपर ग्लास मिलेंगे, पेपर कप मिलेंगे, पेपर पैकेजिंग के सारे प्रोडक्ट मिलेंगे। तो उस तरह से पैकेजिंग बोर्ड की डिमांड भी बहुत रॉबस्ट है। तो ये सारी जो रॉबस्ट डिमांड है, और पर्टिकुलरली जेके पेपर के केस में ऐसा है कि जब हमने पैकेजिंग बोर्ड की नई मशीन जो पिछले साल हमने कमीशन की जनवरी 22 में, तो मार्केट जब सपोर्टिव होता है तो प्लांट के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, चैलेंज होता है, तो मशीन का रैंप अप बड़ा फास्ट हो जाता है। तो वही हुआ हमारे साथ। जनवरी में मशीन को हमने शुरू किया, कमीशन किया, और हम जून जुलाई के महीनों में, मई के महीनों में 90% कैपेसिटी पर लेके चले गए। तो वो इटसेल्फ एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा हमारी टॉप लाइन की ग्रोथ में, और प्रॉफिटेबिलिटी के इंप्रूवमेंट में भी उसका एक बड़ा शेयर है। सिरपुर पेपर मिल जो हमने एक्वायर की थी वो काफी अब ठीक लाइन पे आ गई। वहां भी प्रोडक्शन 80%, 85%, रादर कुछ एक महीने में 90% क्रॉस किया हमने। सो वो भी एक अच्छा साइन है कि वॉल्यूम बहुत अच्छा आया बाजार में, जहां डिमांड अच्छी है और वॉल्यूम आ रहा है। इनपुट कॉस्ट के चैलेंजेस हैं, चाहे वो कोल्ड प्राइस हो, चाहे वो केमिकल प्राइस हो, लेकिन क्योंकि मार्केट में डिमांड अच्छी है तो प्राइस करेक्शन की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, और ग्लोबल पल्प और पेपर के प्राइस भी काफी ऊंचे हैं। तो डोमेस्टिक मार्केट में पेपर के दाम को ठीक किया जा सकता है। इनपुट कॉस्ट जो भी इंक्रीज होता है उसको पास ऑन करना मजबूरी है, लेकिन अपॉर्चुनिटी है तो किया गया है, इसीलिए प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन कर पाए। मेहता जी, आप तो खुद मान रहे हैं कि प्राइस करेक्शन देखने को मिला, यानी आप प्राइस हाइक, क्योंकि अगस्त बहुत सारी मेजर कंपनियों ने अब तक प्राइस हाइक्स ली हैं, आपने कितना प्राइस हाइक किया है? देखिए, अलग अलग पीरियड में अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरी के ऊपर प्राइस इंक्रीजेस हुए हैं, लेकिन पिछले साल इसी क्वार्टर को अगर मैं कंपेयर करता हूं, ऑफ कोर्स वो ऐसा कंपेरेबल क्वार्टर नहीं है, क्योंकि वेव 2 का इम्पैक्ट था, उस टाइम डिमांड कम थी तो प्राइस काफी नीचे गिर चुके थे। लेकिन अगर उसको मैं बेंचमार्क करता हूं तो प्राइसेस करीब करीब 20% बढ़े हैं। और पिछले लेकिन 3-4 महीनों में पेपर के दाम कम से कम आई वुड थिंक 10 से 15% के इंक्रीजेस हुए हैं। उसमें एनर्जी कॉस्ट का इंक्रीज, पल्प कॉस्ट का इंक्रीज, दूसरे जो इंक्रीजेस हुए कमोडिटी प्राइसेस के, वो फैक्टर हैं। और गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है कि अभी की जो प्राइस है वो काफी अट्रैक्टिव पेपर प्राइस है मैन्युफैक्चरर के लिए, तो अब बहुत ज्यादा इंक्रीज करने की जरूरत मुझे नहीं लगती। कहीं कोई माइनर करेक्शन करना होगा तो किया जाएगा। मिस्टर मेहता, गुड आफ्टरनून। ऑफ कोर्स प्राइस हाइक पर जिस तरह से आप अपना तर्ज रख रहे हैं, लेकिन साथ ही रॉ मटेरियल कॉस्ट एक बड़ा फैक्टर है जिसके चलते मार्जिन्स पर काफी हद तक इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है। ग्राउंड रियलिटी रॉ मटेरियल्स को लेकर क्या है, सिचुएशन कैसी दिख रही है, और क्या मार्जिन्स पर आगे भी रॉ मटेरियल के दामों के चलते एक इम्पैक्ट, कंसर्न्स बिल्ड होते हुए नजर आएंगे? देखिए, जहां तक आप रॉ मटेरियल की बात करते हैं तो हम जो इंटीग्रेटेड प्लेयर्स होते हैं, हमारा रॉ मटेरियल लकड़ी होता है, वुड हमारा बेसिक रॉ मटेरियल है। और जेके पेपर का लिए एक सस्टेनेबल एडवांटेज ये होता है कि हम काफी प्लांटेशन अपना करवाते हैं किसानों से। हमारा फार्म फॉरेस्ट्री मॉडल थोड़ा डिफरेंट है दूसरे लोगों से, तो हमारी वुड अवेलेबिलिटी हमारे जो कैचमेंट एरिया में होती है उसमें बहुत बड़ा एस्केलेशन अभी नहीं हुआ। माइनर इंक्रीजेस जो होते हैं क्योंकि कॉमर्शियल क्रॉप्स के कॉम्पिटिटिव प्राइस हमको रखनी पड़ती है, बट अदरवाइज कोई बड़ा इम्पैक्ट रॉ मटेरियल का नहीं आया। इसीलिए अगर आप देखें तो रॉ मटेरियल कॉस्ट हमारी बहुत नहीं बढ़ी। हमको जो इम्पैक्ट हुआ वो कुछ कैटेगरी का पल्प जो हम इंपोर्ट करते हैं पैकेजिंग बोर्ड के लिए, उसके ग्लोबल प्राइसेस बढ़े, उसका इम्पैक्ट आया। अदरवाइज रॉ मटेरियल कॉस्ट का बड़ा इम्पैक्ट नहीं आया। इम्पैक्ट जो आया वो एनर्जी कॉस्ट का आया या केमिकल कॉस्ट का आया। ऑल राइट, मेहता साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपका जो सेक्टर है वो थोड़ा कम समझा हुआ है बाजार में, इतना डीप सिक्लिकल है, इतने सालों के बाद वापस तेजी आई है। तो आपसे हम ऑफलाइन भी कनेक्ट करेंगे जरा सेक्टर की बारीकियों को थोड़ा और समझने के लिए, बट आज हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़िया मोमेंटम, बढ़िया कमेंट्री और आगे की ट्रैजेक्टरी शेयर करते हुए जेके पेपर के चौहान के मेहता साहब हमसे बात कर रहे थे।
देखिए स्टॉक में 7%, और 3 बातें बहुत सिंपल है। RM कॉस्ट बढ़ी थी, बट उसके प्रोपोर्शन में एडिक्वेट या थोड़ी ज्यादा ही प्राइस हाइक्स ली हैं। डिमांड एनवायरनमेंट बहुत सॉलिड है और अपसाइकिल कंटिन्यू रह सकता है मोमेंटम का। इंटीग्रेटेड प्लेयर जैसे जेके हैं उनको ज्यादा फायदा होगा। आगे चलते हैं, श्रीकांत चौहान को भी जोड़ते हैं। श्रीकांत, शुक्रिया आने के लिए। 45 मिनट्स रह गए आज के ट्रेडिंग डे में, इसलिए सीधे आइए पैसा बनाने की बात करें और बताइए कहां पे लॉन्ग पोजीशन ली जाए आपके नाम पे। मेरे नाम पे तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। एक्चुअली काफी अच्छी मैं बोल सकता हूँ कि आज के दिन की तेजी है, क्योंकि इतने बड़े गैप से खुलने के बाद वापस मार्केट का मोमेंटम कंटिन्यू रहना, ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि मार्केट का जो ब्रेथ है वो काफी स्ट्रांग हो चुका है। नो डाउट कि हम ओवरबॉट टेरिटरी के काफी नजदीक जा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो 17,350 से लेकर 17,400 का जो एरिया रहेगा, यहाँ इस पर्टिकुलर रेंज में हमें लगता है कि काफी सारी शॉर्ट कवरिंग भी हो सकती है और मार्केट थोड़ा यहाँ से करेक्ट भी हो सकता है। बट साथ ही साथ मुझे लगता है कि इस लेवल पे भी अगर कुछ लॉन्ग पोजीशंस अगर बनानी है तो हमें लगता है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा पे लॉन्ग पोजीशंस बनाए, क्योंकि ये स्टॉक अभी भी एक अपवर्ड एक्टिविटी में है और यहाँ से ये स्टॉक कम से कम 1300 से लेकर 1320 के लेवल्स दिखा सकता है। तो अगर मैं करंट लेवल से इसे लॉन्ग करता हूं तो मुझे स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। काफी छोटा स्टॉप लॉस है, 1230 का स्टॉप लॉस रखे, करंट लेवल से महिंद्रा एंड महिंद्रा को लॉन्ग करके चले। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि एक पोजिशनल ट्रेड बनाए आज और कल के लिए मिलके। IRB इंफ्रा जो 218-219 के करीब ट्रेड कर रहा है, ये हमें लगता है कि स्टॉक ग्रेजुअली एक बार 240 से लेकर 245 के लेवल्स दिखा सकता है और इसे अगर लॉन्ग करना है तो मुझे स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 210 रुपए का। तो ये दोनों स्टॉक अच्छे लग रहे हैं, IRB इंफ्रा और महिंद्रा एंड महिंद्रा। ठीक है, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। गुड आफ्टरनून श्रीकांत। 2 स्टॉक्स एक बार आप अगर इवैल्यूएट करके हमें बताएं, क्या टेक्निकल बाउंस बैक यहाँ दिख रहा है? पतंजलि फूड्स और अदानी विल्मर का है। आज तो अदानी के सारे स्टॉक से अच्छे चल रहे हैं, चाहे अदानी पोर्ट्स हो, अदानी ट्रांसमिशन हो, अदानी एंटरप्राइज हो, लेकिन अदानी विल्मर ये तो अपर सर्किट पे भी था। ये दोनों स्टॉक्स का टेक्निकल बाउंस बैक अच्छा दिख रहा है, इस पर चले नहीं थी पीछे और अब इनमें अच्छी मूव्स आ रही है और आगे भी क्या आएंगी? चार्ट्स पे कैसे एनालाइज कर रहे हैं आप? बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि जैसे मार्केट ने एक ओवरऑल जो स्ट्रेंथ बनाया है, इसके बाद वापस वैल्यू स्टॉक या तो जिन स्टॉक्स में जो एक कंपनी की जो एक फंडामेंटल स्टोरी बनती है, अगर वो काफी अगर क्लियर है तो सभी स्टॉक्स में एक अच्छा बाउंस बैक हमें देखने मिलता है। जैसे हमने रिसेंटली एक इंडियन होटल्स में अच्छी तेजी देखी थी, कोई बड़ा रीजन नहीं था लेकिन स्टॉक करेक्ट हुआ था और जैसे मार्केट अच्छा होने लगा वापस ये स्टॉक अपने 270-275 के लेवल्स के करीब आ चुका है। वैसे हमें लगता है कि अदानी विल्मर और पतंजलि यहाँ पे भी हमें लगता है कि यहाँ से इट्स अ कंजम्पशन स्टोरी। तो कंजम्पशन स्टोरी अगर आप देखेंगे तो जितने भी स्टॉक्स कंजम्पशन से रिलेटेड है, अगर आप पिछले 20 साल या 25 साल का ट्रैक रिकॉर्ड निकालते हो तो जब भी मार्केट में रिवर्सल एक्टिविटी बनती है तो ये सभी स्टॉक्स वापस रिबाउंड करते हैं और इवेंचुअली अपने हाइस को भी क्रॉस करते हैं। इसमें भी अगर आप देखें तो इनके ब्रांड्स भी काफी स्ट्रांग है, यानी कि जो कॉर्पोरेट्स है उनके जो ब्रांड नेम्स है वो इतने स्ट्रांग है कि मुझे लगता है कि यस, इन दोनों में अच्छी तेजी बनेगी। पतंजलि में यहाँ से अगर 1180 के करीब ये ट्रेड कर रहा है, जो अपने मुझे लगता है कि ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा ही दूर है, 1300 के करीब का हाई था। यहाँ से ये पॉसिबिलिटी है कि ये 1300 के लेवल्स दिखा सकता है, लेकिन इससे भी ज्यादा हमें अच्छा लगता है AWL अदानी विल्मर, क्योंकि पतंजलि काफी इलिक्विड स्टॉक है। तो अगर इन्वेस्ट करना है तो मुझे लगता है पतंजलि को अवॉइड करें, अदानी विल्मर पे फोकस कीजिए। ओनली बायर लगाए नो प्रॉब्लम, लेकिन ओवरऑल अगर इसके करेक्टिव पैटर्न को देखते हो तो मार्केट के साथ इसने कोई बड़ा करेक्शन दिया नहीं है, तो हमें लगता है कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में बढ़ते हुए वापस अपने प्रीवियस हाई के काफी नजदीक जा सकता है, जो 850 के करीब के लेवल्स है। तो करंट लेवल से भी हमें लगता है कि अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है और इसमें भी एक लंबी अवधि का नजरिया रखे, थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू बनाए। वेरी शॉर्ट टर्म व्यू से इसमें ट्रेडिंग करना उतना आसान नहीं है क्योंकि ट्रेड टू ट्रेड में है, लेकिन अगर करंट लेवल से इन्वेस्टमेंट करते हैं, थोड़ा अगर और करेक्शन आता है तो मुझे लगता है कि 650 के करीब और इन्वेस्ट कीजिए और टारगेट्स रखिए 850 रुपए के। पोजिशनल व्यू मेंटेन कीजिए, 850 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं, लेकिन 650 के लेवल्स पर नई बाइंग यहाँ पर राय अदानी विल्मर पर बनती हुई। लेकिन जहां कंजम्पशन की बात चली है, डाइवर्सिफाइड FMCG प्ले ITC की एक बार बात कर लेते हैं, क्योंकि कंपनी के नंबर्स आज पोस्ट मार्केट आते हुए दिख सकते हैं और अक्रॉस सेगमेंट्स नतीजों की अगर बात करें, अनुमान यही लगाकर चल रहे हैं कि कंपनी के तमाम सेगमेंट्स में ग्रोथ जो है वो मजबूत नजर आ सकती है। ITC के सिगरेट वॉल्यूम्स पर खास तौर से फोकस रखना होगा, साथ ही होटल रेवेन्यूज की अगर बात करें, ऑफकोर्स
ओपन अप थीम के कैंडिडेट के तौर पर यहाँ पर काफी हद तक एक इम्पैक्ट दिख सकता है। एग्री, पेपर और पैकेजिंग इन सेगमेंट्स पर भी खास नजर रहेगी। सुदीप, आईटीसी नतीजों से ठीक पहले हल्की हल्की मूवमेंट स्टॉक में नजर आ रही है, इस स्टॉक पर आपका व्यू बताएं। सुदीप जी मानसी जी। जी जी मानसी जी, आईटीसी में हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में एक लगातार पॉजिटिव मोमेंटम बना रहा है। इवन जब निफ्टी नीचे गिर रहा था तभी भी आईटीसी में 260 से 280 की एक अच्छी चाल आई थी और वहां पे एक बेस उसका सुधर गया था। मतलब जो 250 260 का था वो अब 275 285 का बेस बन गया। तो मुझे लग रहा है ये ओवरऑल पॉजिटिव मोमेंटम में है। वीकली मंथली चार्ट भी देखे तो एक अच्छे ब्रेकआउट है और कोई भी डिप अगर आए, इवन रिजल्ट्स में भी हल्का सा मिस हो और रिजल्ट्स में हमें 2-3% का डाउनसाइड भी मिले तो भी पोजिशनल पर्सपेक्टिव से यहाँ पे हमें बाई करना ही चाहिए ये स्टॉक में। ओवरऑल 296 का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं एंड ऊपर के साइड पे 325 से लेके 330 के टारगेट हम लेके चल सकते हैं इसमें। ऑल राइट राजेश, मैं आपके पास आऊंगा अभी पूनावाला फिनकॉर्प डिस्कस करने के लिए, बट नंबर्स ये सेकेंड हाफ ऑफ द अर्निंग सीजन है, जबरदस्त नंबर्स आते चले जा रहे हैं। मेट्रो ब्रांड्स के जो नंबर्स हैं वो भी आए हैं और हमारे साथ कौशल पारेख साहब हैं बात करने के लिए। मेट्रो ब्रांड में देखिए क्या जबरदस्त ट्रेड इस समय अपमूव आ रहा है, सॉलिड नंबर्स और जो क्वालिटी फुटवेयर कंपनीज है वहां पे फंड्स और पीएमएस भी एक्टिव है। ये हमने फीडबैक उठाया है स्ट्रीट से। कौशल साहब शुक्रिया, कैसा क्वार्टर था आपके लिए और आपको क्या डिमांड मोमेंटम ये आपका फेस्टिव सीजन शुरू हो रहा है धीरे धीरे उसके अंदर जाता हुआ नजर आता है? बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपके चैनल पे मुझे इनवाइट करने के लिए। लास्ट क्वार्टर जैसे कि हमने बताया दैट वाज आवर बेस्ट क्वार्टर एवर इन टर्म्स ऑफ आवर हिस्ट्री। क्वार्टरली सेल्स पर्सपेक्टिव से, एबिटा पर्सपेक्टिव से और पैट पर्सपेक्टिव से वी हैव रिपोर्टेड द हाईएस्ट एवर नंबर इन द कंपनीज हिस्ट्री। ये कस्टमर सेंटीमेंट्स में जो पिकअप हमने मिड ऑफ लास्ट ईयर से देखा था, अराउंड अगस्त द पिकअप स्टार्टेड, दैट पिकअप कंटिन्यू हो रहा है और Q1 में भी वो बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन था। इनफैक्ट दैट हेल्प्ड अस टू डिलीवर द नंबर्स दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्क्लोज्ड। ठीक है कौशल, अच्छे नंबर्स ऑफ कोर्स ये तो हम देख रहे हैं। एक ट्रेंड बस आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि यहां से ये भी आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि रूरल डिमांड कितनी स्ट्रांग है। टियर 1 टियर 2 3 सिटी से किस तरह के डिमांड ट्रेंड्स आ रहे हैं, वहां एस्पिरेशनल क्वोशेंट बहुत हाई है। सही बताया आपने। जैसे कि आप जानते हैं हम पैन इंडिया प्लेयर हैं। बी इट ऑल द 4 जोन्स वी हैव गुड प्रेजेंस। हमारे स्टोर्स साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट सभी रीजन्स में वेल स्प्रेड आउट हैं। सिमिलरली अगर हम मेट्रो सिटीज टियर 1 2 3 देखें तो हमारा पेनिट्रेशन बहुत अच्छा है। एंड ये जो ओवरऑल सेल्स ट्रैक्शन की जो मैं बात कर रहा था, दैट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर फॉर्मेट और अ पर्टिकुलर सिटी और अ पर्टिकुलर जोन। हमने देखा है कि ये स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन हमारी 5 ब्रांड में हमको नजर आया। ऑल द जोन्स हमको नजर आया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एंड सभी मेट्रो सिटीज टियर 1 2 3 सिटीज तक भी स्ट्रॉन्ग सेल्स ट्रैक्शन नजर आ रहा है। सो वी आर सीइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर आवर प्रोडक्ट एंड वी होप दैट कंटिन्यूज। कौशल आपको बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ऑफ कोर्स नंबर्स और साथ ही कारोबार विस्तार के प्लान्स को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। डिमांड एनवायरनमेंट भी काफी ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। उम्मीद यही करते हैं कि इसी तरह से आगे आने वाले क्वार्टर्स के अभी आपके लिए नजर आए। चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट लगातार नजर आ रहे हैं और नतीजों के दम पर भी कई सारे स्टॉक्स हैं रिएक्ट कर रहे हैं। नतीजों से ठीक पहले भी स्टॉक में रिएक्शन नजर आ रहा है, जैसे कि यूपीएल। आज कंपनी के नतीजे आने वाले हैं, नतीजों से ही पहले आप देखेंगे कि स्टॉक में एक शानदार अपमूव नजर आ रहा है। श्रीकांत, इस पर आपसे हम राय जानना चाहेंगे क्योंकि एक्सपेक्टेशंस एंड फैक्टर्स लगातार हम रेवेन्यूज के फ्रंट पर पॉजिटिव देख रहे हैं। वॉल्यूम ग्रोथ अक्रॉस ऑल रीजन्स मजबूत आने के अनुमान यहां पर लगाए जा रहे हैं। यूपीएल का स्टॉक जो है करीब 2-2.5% की तेजी और एक सडन अपसर्ज इस वक्त दिखा रहा है। बिल्कुल, तो देखिए अगर यूपीएल के चार्ट को एक पिछले 3 या 4 महीने के अगर ओवरऑल एक ब्रॉडर पैटर्न को देखें तो समझ में आता है कि एक रेंज बाउंड उसमें ट्रेड बना हुआ है। 850 के ऊपर ये स्टॉक नहीं जा रहा है और 600 के नीचे या 600 के करीब इसमें काफी बढ़िया सपोर्ट है।
अगर पिछले क्वार्टर के नंबर्स देखें तो वो काफी शानदार नतीजे थे और उसके बाद इनफैक्ट उसमें रनी होनी चाहिए थी, लेकिन बिकॉज ऑफ सम स्पेसिफिक अनाउंसमेंट स्टॉक में हमने करेक्शन नहीं देखा। बट इवेंचुअली अगर आप देखें तो हमें लगता है कि वापस इस बार के लिए भी नंबर्स उसके लिए काफी अच्छे रहेंगे। और ओवरऑल अगर इसके फॉर्मेशन को देखें तो हमें लगता है कि जैसे ये रेक्टेंगल फॉर्मेशन बना रहा है तो वापस ये स्टॉक कम से कम 800 के लेवल्स दिखा सकता है। अभी 760 के करीब ट्रेड कर रहा है। करंट लेवल से ट्रेडिंग पोजीशंस बनाना वैसे काफी मुश्किल रहेगा क्योंकि स्टॉप लॉस काफी दूर आ रहा है। बट अगर कोई पोजीशंस अगर लॉन्ग पड़ी हो तो उसे होल्ड करके रखें और 800 के करीब मुनाफा ले सकते हैं। बट अगर लंबी अवधि का अगर नजरिया है तो बिल्कुल इसमें बने रहें। हमें लगता है कि ये स्टॉक इवेंचुअली 1000 के लेवल्स को छू सकता है। पूना वाला फिनकॉप की बातचीत हो रही थी, जरा चार्ट आपने देख लिए होंगे, जबरदस्त तेजी, नंबर्स अच्छे थे, रिकॉर्ड नंबर्स, लेकिन अभी 15 मिनट में एक और सडन अपमूव आया 7% का। राजेश जी अजय, तो शुरुआत में तौर पे मैंने बाय करने की सलाह दी थी और हमने यहाँ पे टारगेट 300 से 315 तक के ट्रेडिंग टारगेट यहाँ पे मेंशन करे थे। तो हमें लगता है जिस तरीके का इसका सेटअप एक रेंज का कंसोलिडेशन, रेंज का ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है, सारे ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर अब स्टॉक सस्टेन करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कि स्टॉक में जिस तरीके से फॉर्मेशन हो रही है, स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई की तरफ भी अटेम्प्ट करते हुए दिख सकता है, जो कि है करीब 340 की तरफ। तो हमें लगता है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 300-315 टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है। बट अगर इसको पोजिशनली भी होल्ड करेंगे तो 340 तक की अपसाइड हमें लगता है इसमें शॉर्ट टर्म बेसिस पर आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस हम यहाँ सजेस्ट करेंगे करीब 270 के आसपास। क्या जबरदस्त तेजी हो रही है। हमने जब स्टार्ट किया था शो उसके बाद 20 रुपए चला है ये, 3% 80 रुपए का अपमूव देखिए डेज हाई की तरफ जा रहा है। आज कहां क्लोजिंग दे सकता है और अगर मैं राइड कर रहा हूं लॉन्ग पोजीशंस तो कहां लेके जाऊं मैं इसको? सुदीप जी अजय जी। जी हाँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज में लॉन्ग पोजीशन को राइड कर रहा हूं रेवेन्यू अपने नूरेश की बात को सुन के फ्राइडे को, तो क्या मैं अभी प्रॉफिट बुक कर लूं या होल्ड करना चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से इसमें होल्ड करना चाहिए क्योंकि लगातार हम 3 दिन से जो बैक टू बैक ये ग्रीन कैंडल देख रहे हैं और मार्केट में जो स्ट्रेंथ इतने दिनों से है और अब तो ये लीडर है जो चलना चालू है, तो मेरे हिसाब से इसमें हमें होल्ड करना चाहिए और तकरीबन 2550 के स्टॉप लॉस के साथ हमें ट्रेल करना चाहिए और 2630 2650 के अपसाइड के लिए हमें ये स्टॉक में डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए बिकॉज ये अपने शॉर्ट और मीडियम टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर आज वॉल्यूम के साथ सस्टेन कर रहा है। तो इसमें मोमेंटम जो बीच में वीक हुआ था और ये अपने और एक इसमें एक इम्पोर्टेंट क्या है, ये अपना स्विंग हाई जो 2540 का था जो 20 जुलाई को इसने क्रिएट किया था, ये उसके ऊपर भी आज निकल गया है। तो ये स्लोली एंड स्टेडीली एक जो अपना लॉस्ट मोमेंटम है वो वापस गेन कर रहा है और मेरे हिसाब से अगली ये मार्केट में अगर रैली कंटिन्यू होनी है तो इसके अगले 2 लीडर रिलायंस और आईटीसी ही होंगे बिकॉज बैंक निफ्टी में आप देखोगे कि आरबीआई का पॉलिसी आने वाला है, तो एक शायद से बैंक निफ्टी साइडवेज मोमेंटम में चले जाए तो निफ्टी को होल्ड करने के लिए रिलायंस और आईटीसी ही आगे हम देख सकेंगे कि वहां पे हमें मोमेंटम पॉजिटिव देखने मिलेगा। रिलायंस और आईटीसी बड़े ड्राइवर्स होंगे। और अब एक बार चलिए, मेघना ने, हमारे रिपोर्टर है, माई कॉरेस्पॉन्डेंट, उन्होंने रेवेन्यू सेक्रेटरी से बात भी की है, उन्होंने एक सफाई भी दिया था नम्रता जी ने। आइए सुन लेते हैं क्या बताया। जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग हुए हैं जो उसकी डेट एक्सटेंड नहीं हुई है तो उसका कैसा रिस्पांस रहा है? मैं कहना चाहूँगा कि उसका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है। सभी टैक्स पेयर्स ने, टैक्स प्रोफेशनल्स ने, मेरी आईटी टीम ने, सभी ऑफिसर्स ने, इन्फोसिस की टीम ने बहुत मेहनत की कि आईटी पोर्टल ठीक से चले और मुझे ये बताने में हर्ष हो रहा है कि अंत में कल 12 बजे तक 5.83 करोड़ रिटर्न्स फाइल हुई हैं जो कि लगभग जो पिछले वर्ष फाइल हुई थी उसके समान ही है और कल के दिन लगभग 72 लाख से ऊपर रिटर्न्स फाइल हुई और उससे पीछे 56-57 लाख रिटर्न्स फाइल हुई जो कि हाईएस्ट रिटर्न्स एवर है इन द हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स की। इतनी ज़्यादा रिटर्न्स एक ही दिन में फाइल हुई और पिछले वर्ष ये हाईएस्ट फिगर लगभग केवल 46 लाख था। इस साल के अगर इनकम टैक्स की बात करें तो एडवांस टैक्स बहुत ही अच्छा आया था, आई थिंक 40% इंक्रीज आया था। जो अभी करंट सिचुएशन इनकम टैक्स जो आ रहा है उसकी क्या सिचुएशन है? देखिए यूपीएल जो अभी आपको हमें किसने दिलवाया था? अपने एनालिस्ट ने, अभी आपने पूछा था किससे बात कर रहे थे? राजेश से बात कर रहे थे। राजेश ने दिलवाया था ये रिजल्ट के पहले भी और देखिए आप ऑलरेडी मुनाफे में हैं 5% ऊपर।
रिजल्ट्स के पहले पोजीशन ली गई थी, 900 रुपए का प्रॉफिट आया है 640 के सामने, मतलब बीट देखिए आप, दमदार और इसीलिए दमदार कैंडल भी। राजेश के साथ विजिट करें एक बार वापस ट्रेडिंग आइडिया को। राजेश जी, यूपीएल को रिविजिट करते हैं एक बार। मजबूत नंबर्स आए हैं, एक्सपेक्टेड भी था, और सीधा नंबर्स ऑन दी फेस ऑफ इट जैसे नजर आ रहे हैं, उसका इंपैक्ट भी स्टॉक मूवमेंट में नजर आ रहा है। एक बार राय दीजिए, यूपीएल 775 के लेवल्स पे 5% की तेजी और रुक नहीं रही है, बड़ी कैंडल। तो मानसी जी देखिए, स्ट्रॉन्ग सेटअप बना हुआ और जिस तरीके से मोमेंटम यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है, हमें लगता है कि ये पिछले 3 वीकों से जिस तरीके से इसमें बाइंग इंटरेस्ट बना है, ये स्टॉक 800 रुपए की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है। हमें लगता है 800 इसके लिए एक इमीडिएट हर्डल है, अगर वो सरपास होता है तो फिर इसके नेक्स्ट बड़े टारगेट जो बनेंगे करीब 860 तक भी आते हुए दिख सकते हैं। तो पोजीशन जिनके पास ये बने रहे, स्टॉप लॉस को 755 पे ट्रेल कर ले, अपसाइड का इमीडिएट टारगेट 800, और अगर उसके बाद ये स्टॉक वो लेवल को क्रॉस करेगा तो फिर 840 तक का भी टारगेट इसमें आते हुए दिखेगा पोजिशनल बेसिस पे। ये हो गया यूपीएल पे व्यू। अभी मेरे को शरील ने बताया है, टिकर से हम चलाएंगे भी, कि जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है वो मई से लोएस्ट लेवल पे आ गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैंक निफ्टी में पावर आ जाती है, इससे बूस्ट मिलता है गिरती हुई बॉन्ड यील्ड पे। आपको याद होगा, नहीं ये तो बॉन्ड प्राइस है, बॉन्ड यील्ड होगी 6.5% के आसपास। डॉक्टर साहब आप दोबारा दूसरा ग्राफ चलाइए। तो हुआ क्या है कि बॉन्ड यूएस की जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है वो 3.5 पर टॉप आउट हुई थी। आपको सुबह हमने ट्रेडिंग स्क्रीन में बताया था 2.65 आ गई, तो यूएस मार्केट्स में रैली चल गई। गिरती हुई बॉन्ड यील्ड जो है इंपॉर्टेंट होती है बाजार के लिए, इक्विटीज के लिए पॉजिटिव होती है। अब खबर ये आ रही है कि बाजार बंद होने से पहले बैंक निफ्टी लेके आई है। बॉन्ड यील्ड का रिलेशन बैंक निफ्टी से होता है और गिरती हुई बॉन्ड यील्ड बैंक निफ्टी को और ज्यादा बूस्ट करती है। ये देखिए बैंक निफ्टी डेज हाई की तरफ जाता हुआ 38,000 आ जाएगा। हमने लास्ट आवर ट्रेड में बताया था कि शायद 38,000 के लिए हिट करेगा, आज ही आता हुआ नजर आ रहा है। प्रियंका आप क्या देख रही हैं? और मैं देख रही हूँ कि कितने सारे स्पेसेस हैं। आप कहाँ पर आप देखें, आज बाजार पूरी तरह से आपको ग्रीन दिख रहा है और एक्सट्रीम ग्रीन दिखाई दे रहा है। तो लेकिन अभी भी अगर कहीं से भी थोड़ी सी भी जुट्रीनेस बाजार में लग नहीं रही है आपको, अभी भी यहाँ जहां पर भी एंट्री के मौके ढूंढने हो जिस स्पेस में, हमारे एक्सपर्ट्स हमको नेविगेट करवा ही रहे हैं। कैपिटल गुड स्पेस में भी एक नजर डालते हैं। यहाँ पर सुदीप, HEG ये 11%, ग्रेफाइट ये तो खैर दोनों टैंडम में चलते हैं बहुत हद तक, ग्रेफाइट 5.5%, ग्रीव्स कॉटन। यहाँ पर इस स्पेस में मिड कैप आईटी हो, स्मॉल कैप आईटी हो, इस स्पेस में कौन सी और ऐसी बेट जो आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं जहां अभी भी एंट्री के मौके हो? मिड कैप आईटी में अगर हम देखें तो केपीआईटी टेक्नोलॉजी है जो हमें बहुत अच्छा लगता है कि ये स्टेडीली टेक्निकली इसने अपना एक कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट दिखा रहा है केपीआईटी टेक्नोलॉजी। और पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि इसमें लगातार जब मिड कैप आईटी में सेलिंग हो रहा था तो ये 500 और 530 के बीच में एक अच्छा कंसोलिडेशन ये स्टॉक दिखा रहा था, और स्टेडीली वॉल्यूम्स भी इसमें वापस आ रहे हैं। तो हमें लग रहा है कि ये 525 के स्टॉप लॉस से हम अगर इसमें थोड़ा पोजिशनल व्यू बनाए तो 590 से लेके 630 के अपमूव हमें ये स्टॉक में दिख सकते हैं केपीआईटी टेक्नोलॉजी। सुदीप, एक्चुअली मुझे मिड कैप 520 के स्टॉप लॉस के साथ। यस सुदीप, मेरा सवाल मिड कैप कैपिटल गुड्स था, गलती से एक्चुअली मुझसे निकल गया था। तो कैपिटल गुड स्पेस में मैं जानना चाहती थी कि आप कैपिटल गुड्स में अगर हम देखें तो ग्रीव्स कॉटन एक बहुत अच्छा पैटर्न दिखा रहा है, स्टेडीली इसमें मोमेंटम पॉजिटिव हो रहा है, और हम देख रहे हैं कि ये अपना बेस ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है 145, 155। तो ये आज जो इसने वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ पे हमें लग रहा है एक अच्छी सी बाई पोजीशन हम बना सकते हैं 163 के स्टॉप लॉस के साथ, और ऊपर के साइड हम इसमें 190, 195 के लेवल्स हम देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीव्स में, ग्रीव्स कॉटन में। ठीक है, 190, 195 तक के लेवल्स ग्रीव्स कॉटन पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप नई पोजीशन एंट्री पॉइंट ढूंढ सकते हैं इन लेवल्स पर भी। ये सुदीप की राय रहेगी। अब चलिए 3 बज गए, हमारे साथ इस वक्त संजीव वसीम जी भी हैं, उनसे भी बात करते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी कॉल्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं। गुड आफ्टरनून संजीव जी। संजीव जी, आज मैं आपसे कहूंगी केम छो, क्योंकि आप और मैं दोनों पंजाबी तो समझते हैं, बोलते हैं, लेकिन फाइनेंशियल मार्केट्स और स्पेशली मुंबई में रहकर गुजराती तो सीखनी पड़ेगी। महाराष्ट्र के गवर्नर भी कहते हैं अगर महाराष्ट्र से आप गुजरातियों को, राजस्थानियों को अगर वो ना होते तो ये जान ना देखने को मिलती। तो पहला सवाल आपसे केम छो ही रहेगा आज।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका जी, जब मैं बॉम्बे में 97 से 2002 में रहता था तो मैं लोकल से ट्रैवल कर रहा था बांद्रा से चर्च गेट। तो सुबह आके बोलते थे, जब मैं गुजराती 4 भाई बैठ जाते थे और वो सिर्फ शेयर बाजार की बात करते थे और वो कहते थे भाव भगवान छे, भाव भगवान है, बाकी सब बकवास है। समझ आई? तो भाव आज की डेट में भाव देखो 17,384, 13,500, 14,000, 15,000 नहीं, 13,550, 13,000, 17,300, इसे कहते हैं भाव भगवान छे। जो भाव है वो भगवान है, बाकी सब गया तेल लेने। भाव तो सही में भगवान है संजीव जी। और ये तेजी वाकई एक बात कहने तो डाइजेस्ट भी नहीं हो रही कि आपने बहुत बढ़िया पकड़ी थी संजीव जी, आपने बहुत बढ़िया पकड़ी थी रिवर्सल पे, मानना पड़ेगा। क्या ट्रेडिंग आइडियाज है आज के? दे दूं, आरबीएल बैंक, एयू बैंक, पेट्रोनेट एनर्जी, टाटा मोटर, अजय जी सब बोल रहे थे 430, संजीव जी ये क्या है वो क्या है, टाटा मोटर का भाव हो गया है, आप देखिए टाटा मोटर का भाव का है 481 रुपए, 482, इसे कहते हैं पैसा कमाना। 5,000 करोड़ का लॉस लेके सारी दुनिया और सारे इंग्लिश एनालिस्ट बोल रहे हैं, अपने सूट दिखा रहे हैं आपको, और टाटा मोटर ने 430 वाली चाल कर ली, 480 रुपए, एक दिन में ही 9% बढ़ा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक देखिए, और वो आप देखिए आपका एयू बैंक और आरबीएल, टाटा मोटर, टाटा पावर, आईएक्स, BHEL, आरती इंडस्ट्री हैव ऑल बीन आउट परफॉर्मर। अब आपके लिए 2 बाय कॉल्स हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं। हमसे ज्यादा तो हमारे व्यूअर्स आतुर हो रहे हैं आपकी बाय कॉल सुनने के लिए, प्लीज बताएं। तो अजय जी मेरे को AB कैपिटल बहुत पसंद है, मैंने पहले भी डिस्क्लोजर दिया, मैं 95, 99, 100 में भी कह चुका हूं। 107 रुपए में लीजिए, 103 का स्टॉप लॉस, 114 का टारगेट। और PFC, I think PFC is going to be coming out with very good numbers, 8% dividend yield and power is in a very sweet spot. तो 116, 16.5 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 113, 124 का टारगेट। एक अपडेट भी ज्ञान बांटना है तो मैं दे देता हूं। एक पेनी स्टॉक है पावर का, जेपी पावर, जिसके बारे में मैं एज ए डिस्क्लोजर ये लेने की चेष्टा नहीं करिए, ये आपको डिस्क्लोजर और ज्ञान दे रहा हूं। जेपी पावर इज द लार्जेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स इन हाइड्रो एंड थर्मल। They last year sold 2 of their hydro assets to JSW Energy for 180 crore, not last year, about 5 years back, but it was in litigation. That money has come back. This quarter EBITDA will be 500 crore और 100-150 करोड़ का नेट प्रॉफिट आएगा, जो पिछले पूरे साल में 109 करोड़ था। तो आप अपने आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पावर में जो उनकी विष्णु प्रयाग और बाकी सब्सिडीज कितना बढ़िया कर रही हैं। मार्केट कैप इज जस्ट 4,500 करोड़। तो आप एनालाइज करिए, दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन टू बाय, and as a disclosure we and our clients have positions in these stocks, both JP and JP Power. So this is just some gyan which I'm sharing. संजीव जी, गोल्डन व्यूज, गोल्डन आइडियाज और स्टॉक्स आप बता रहे हैं, लेकिन ऐसे में बाजार की हरियाली इतनी है, समझ ही नहीं आ रहा है कि इसमें एंट्री कहाँ ढूंढी जाए। ऐसे में भी स्टॉक्स आपकी तरफ से आते हुए नजर आ रहे हैं। जाते जाते रोड एंड इंफ्रा पर आपका नजरिया है, लगातार आप फोकस भी बनाकर रखते हैं। एनसीसी से ऐसे स्टॉक्स पर अपनी राय देती जाइए। GMR इंफ्रा, एनसीसी तो इनफैक्ट बड़ा 16,500 करोड़ का ऑर्डर भी कंपनी को ताजा मिला है। बिल्कुल बिल्कुल मानसी जी, एनसीसी जैसी कंपनी नहीं है, और जो लिटिगेशन में कुछ माल था वो हट गया है। और अब आपको पता है रोड एसेट्स में अपफ्रंट पेमेंट हो रही है, बिकॉज द गडकरी जैसे मैंने मिनिस्टर देखा ही नहीं है। ही सोलली द स्ट्रेंथ बिहाइंड एवरीथिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर, इनलैंड पोर्ट्स एंड रोड्स। तो नो टू क्वेश्चन, एनसीसी इज अ वेरी वेरी वेल मैनेज कंपनी। और जो डेट का बर्डन था वो सब आई थिंक दैट इज गॉट एलिविएट की जगह कम हो चुका है। इट्स अ वंडरफुल स्टॉक। और आप सही कह रहे हैं, एनसीसी आपका जभी मैंने कहा IRB इंफ्रा इज अ नो ब्रेनर, क्योंकि आप जितना टू एंड फ्रो ट्रैफिक देखेंगे उसमें फास्टैग हैज बिकम कंपल्सरी, और वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर्स अब IRB इंफ्रा है। बाय द वे, एज ए डिस्क्लोजर, IRB इंफ्रा में 49% स्टेक इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर एंड 14% बाय स्पेनिश पेंशन फंड। सो आप सोच सकते हो कितनी ट्रांसपेरेंसी होगी व्हेन सोवरियन फंड्स आर इन्वेस्टेड इन दैट। एज ए डिस्क्लोजर, IRB इज वन ऑफ आवर टॉपिक्स, और हम 500 रुपए का भाव उसमें एक्सपेक्ट करते हैं, जल्दी आएगा इन द नेक्स्ट 1 ईयर। ऑलराइट संजीव जी, बहुत शुक्रिया इन सब बातचीत के लिए और कॉल्स के लिए। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हुई है, अभी हुआ है, जो फ्लैशेस पे आएगा, वो है यूपीएल ने नतीजे तो अच्छे दिए, 25% हायर, बट यूपीएल ने गाइडेंस बढ़ाई है। अब यूपीएल ने FY23 एबिटा गाइडेंस 15 से 18% बढ़ाई है, वर्सेस 12 to 15% लिया। 12-15 वाली रेंज 15-18% रेंज कर दी है, बढ़ाई है। इसीलिए स्टॉक आपको डेज हाई की तरफ रिविजिट करता हुआ नजर आ रहा है। और
अब मैं अपने डायरेक्टर साहब से कहूंगा कि दूसरे एग्रोकेमिकल स्टॉक्स ही बताएं। जब रिलायंस आगे कहता है या रिफाइनिंग में मजबूती है तो दूसरे रिफाइनिंग स्टॉक भी चलते हैं। जब सेक्टर लीडर यूपीएल एग्रोकेमिकल्स और स्पेशलिटी केमिकल्स का सेक्टर लीडर आके कह रहा है मार्जिन हम ज्यादा कमाएंगे, तो आप बाकी दूसरे एग्रोकेमिकल्स पर भी नजर रखिए, वहां भी एक्शन हो सकता है। डेज हाई पे आ गया। राजेश, होल्ड करना चाहिए यूपीएल लॉन्ग जो आपने दिलवाया था कुछ दिनों में, अभी कुछ देर पहले? बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। 800 से 810 तक के इमीडिएट टारगेट, और उसके बाद हमें लगता है 840 तक की भी तेजी यहाँ पे बनेगी। जिस तरीके की रिकवरी बनते हुए दिख रही है, यहाँ पे वी शेप रिकवरी प्ले आउट होते हुए दिख रही है वीकली सेटअप के हिसाब से। 755 स्टॉप लॉस रखें और पोजीशन को कैरी करना चाहिए। फर्टिलाइजर स्पेस में आप इस वक्त देखें तो अच्छी मोमेंटम है। अल्कलाइल अमाइंस 9%, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल यहाँ 7% कम हुआ है। गुजरात गैस, ये तो खैर दूसरा भी ट्रिगर है, लेकिन फर्टिलाइजर के काउंटर जीएसएफसी, गुजरात नर्मदा फर्टिलाइजर, चंबल, सब में 4 से 6% का मूव यहाँ देख रहे हैं। इस स्पेस में और क्या आपको एंट्री पॉइंट समझ आते हैं सुदीप? बस चलते। श्रीकांत, आपको इस स्पेस में और कौन से स्टॉक समझ आते हैं? जी मानसी जी, इसमें एक हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दे रहा है वो चंबल फर्टिलाइजर। ऑलरेडी ऊपर है 4%, पर यहाँ पे भी हमें ये फ्रेश लॉन्ग साइड की पोजीशंस बनती हुई दिख रही है। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करना चालू कर रहा है, और वीकली चार्ट के हिसाब से भी ये एक हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है। तो मोमेंटम फर्टिलाइजर के स्टॉक्स के साथ है, और चंबल इज वन ऑफ द बेस्ट इन द सेक्टर। तो मैं जो बेस्ट है उसके साथ ही जाना चाहूंगा कि एटलीस्ट सेफ्टी है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल। तो मुझे लग रहा है 320 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे हम एक बाय पोजीशन बना सकते हैं 320-22 के स्टॉप लॉस के साथ, और अपसाइड पे हम 355 360 के टारगेट्स देख सकते हैं। ये 360 के ऊपर अगर हम इसमें सस्टेन होते हुए दिखेंगे तो एक फ्रेश पोजिशनली एक फ्रेश बड़ा अपसाइड दिख जाएगा। बट वन स्टॉप लॉस इन वन टारगेट एट अ टाइम, 320 के स्टॉप लॉस से 360 365 का टारगेट, अबाउट 365 ये 400 420 का एक दरवाजा खोल देगा ऊपर की तरफ। ठीक है, तो 365 के लेवल्स का पहले इंतजार होगा। स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 365 के पार 400 तक के लेवल्स भी खुलते हुए नजर आ सकते हैं। 400 के पार भी जाने का दमखम फर्टिलाइजर केमिकल स्पेस लगातार फोकस में है भी। लेकिन ऐसे में इनफैक्ट राजेश जी, जहां पर चौतरफा खरीदारी हम देख रहे हैं, मजबूती के साथ ट्रेड्स नजर आ रहे हैं। आज रियल एस्टेट पैक में हम देख रहे हैं जो तेजी बाकी सेक्टर्स में है उसके मुकाबले कम यहाँ पर मूवमेंट या एक्शन दिख रहा है। और जो तमाम कंपनियां जिन्होंने अपने मजबूत Q1 अपडेट्स दिखाए थे वो स्टॉक्स आज कमजोर हैं। डीएलएफ, लोढ़ा, ब्रिगेड, फिनिक्स जैसे स्टॉक्स में लाल निशान के साथ ट्रेड्स नजर आ रहे हैं। इस कमजोरी को क्या एक अपॉर्चुनिटी समझ प्ले आउट करना चाहिए? कहीं एंट्री के लेवल्स बन रहे हैं आपके हिसाब से? तो देखिए मानसी जी, सेक्टर तो बुलिश ट्रेंड में ही है, और हमने देखा है कि सारे रियल एस्टेट स्टॉक्स में एक अच्छा रनअप पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला था। जरूर थोड़ा सा यहाँ पे एक साइडवेज अभी प्ले आउट होते हुए दिख रहा है पिछले कुछ 2-3 ट्रेडिंग सेशन से, बट हमें लगता है कि ओवरऑल यहाँ पे तेजी की पोजीशन ही होल्ड रखना चाहिए, क्योंकि सारे स्टॉक्स को अगर हम एनालाइज करें तो मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स अपने शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहे हैं। इस स्पेस में अगर कोई स्टॉक अभी हमें यहाँ पे जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है वो है ओबेरॉय रियल्टी का। ये स्टॉक का सेटअप देखें तो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक सस्टेन कर रहा है, और जिस तरीके के इसमें चार्ट स्ट्रक्चर बन रहे हैं हमें लगता है ये स्टॉक का जो नेक्स्ट टारगेट है वो 1020 तक आते हुए दिखेगा। तो ओबेरॉय रियल्टी पे हम यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे इस स्पेस में, और हमें लगता है यहाँ पे 905 का स्टॉप लॉस रखें, और शॉर्ट टर्म में 1020 तक के अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। रियल्टी अब भी हाथ से खरीदारी के मौके बनते हुए मजबूती है और कायम रहने के अनुमान। लेकिन इस बीच आईडीएफसी फर्स्ट बैंक देखिए मजबूत नंबर्स आते हुए दिखे, और स्टॉक में मूवमेंट जो है लगातार आज दिन की शुरुआत से जो बनी है वो इंटैक्ट रही, और उसके बाद ये बढ़ती हुई करीब 11-12% की तेजी के साथ स्टॉक फिलहाल ट्रेड करता हुआ। कंपनी ने जून तिमाही के मजबूत नतीजे पेश किए। नतीजों पर हमने बैंक के एमडी और सीईओ वी वैद्यनाथन से खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। नंबर्स में देखिए, अगर आप इफ यू सी CASA percentage, deposit growth was very strong. It's grown 73% 3-year CAGR deposits में, and CASA deposit has grown some 80% CAGR 3 years. So बैंक में सारे numbers, underlying numbers बहुत strong थे. On the matter of profit, देखिए नया बैंक है, नया बैंक सेटअप करते करते बहुत खर्चे लगते हैं, ब्रांच, ATM, this that, टेक्नोलॉजी, वो सब हमें लगता है कि आने वाले क्वार्टर्स में
आप you will see continuously bank will continue to do better from here. Let me say on the profit line, which was the missing line, अभी आप देखेंगे. जी मिस्टर वैद्यनाथन, ये आप एक्सप्लेन करें, जब आप ये बोल रहे हैं कि पिक्चर अभी शुरू हुई है तो इसका मतलब क्या है शेयर होल्डर्स के लिए? पिक्चर शुरू हुई है मीनिंग आप देखिए मेनी ऑफ द अदर बैंक्स जो 20 साल पहले उनका लोन बुक 200-300 करोड़ था इन वन ऑफ माय प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशंस, अभी आप देखिए उनका बैलेंस शीट रिटेल अलोन इज मोर देन 5 लाख 6 लाख करोड़. तो शुरुआत ऐसी ही होती है, छोटी होती है, लेकिन एक देखिए इंडिया में जो स्टोरी है ग्रोथ का, इकोनॉमी का ग्रोथ का और लोगों के नीड फॉर डिमांड फॉर होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, वो तो चलती रहेगी 10 साल 20 साल 15 साल 50 साल चलता रहेगा. और हमारे पास कैपेबिलिटी है, तो दोनों हम कैपेबिलिटी को और अपॉर्चुनिटी को मर्ज करेंगे तो ये गेम बढ़ता जाएगा. तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि वेयर दिस बैंक इज रीचिंग द लॉन्ग रन. ये बहुत ही अमेजिंग कॉम्बिनेशन होगा, कैपेबिलिटी और अपॉर्चुनिटी का मर्जर. एक लास्ट सवाल, आपने अपने आरओए को डबल करने की बात कही है और आपने ये भी कहा है कि यहां से ग्रोथ ट्रैजेक्टरी काफी अच्छी होने वाली है, तो अपने व्यूअर्स को आप एक रोड मैप या विजिबिलिटी यहां से क्या होने वाला है, आप किस डायरेक्शन में लेके जाएंगे, ये अगर शेयर कर सकते हैं. देखिए द अमाउंट ऑफ प्रोग्रेस आवर बैंक हैज डन इन 3 years इज रियली, आई मस्ट टेल यू, कुछ स्पेशल है ये बैंक की शुरुआत में, क्योंकि नॉट बिकॉज मेनी ऑफ द रीजन, ये डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था जो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग करता था रोड्स को, पोर्ट को एंड ब्रिज को एंड ऑल दैट. उसका रिटर्न ऑन एसेट्स जो है या प्रॉफिटेबिलिटी उसका नेचुरली वीक होता है, वो इंडस्ट्री ऐसी थी. लेकिन वो जीरो बेस से 3 साल में हमारे रिटर्न ऑन एसेट्स 1% पहुंच चुका है, रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 9% पहुंच चुका है. हमारा नेक्स्ट गाइडेंस है, मैं कॉन्फिडेंटली कहूंगा कि रिटर्न ऑन एसेट्स 2% पहुंचेगा. ये मेरा नेक्स्ट गाइडेंस है, आप सुन लीजिए एंड आप ट्रैक कीजिए इसको. एंड अगर रिटर्न एसेट्स 2% पहुंचेगा तो आप उसको मल्टीप्लाई कीजिए 8 or 9 times रिटर्न ऑन इक्विटी. जरूर मेरे हिसाब में, मेरे दिमाग में कोई डाउट नहीं है. स्ट्रीट जो है आपको जो वैल्यूएशन देता है, बहुत प्रीमियम वैल्यूएशन देता था, 0.8 से अब 1.2 पे. लोग समझ नहीं पाते थे कि इसका रीजन क्या है, क्या आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं? देखिए मर्जर के टाइम पे यूर राइट, अपना प्राइस टू बुक बैंक का वाज अबाउट 0.9 0.85. अभी जो आपने बताया वो है. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो बैंक में हमारे शेयर होल्डर्स का किसी तरह से हमारे ऊपर बहुत सपोर्ट है. हालांकि पहले 1-2 साल हमारे रिजल्ट्स अच्छे भी नहीं थे, रिटर्न बैंक पे थोड़े लॉस भी थे, लेकिन तब भी हमारा सपोर्ट है. हमारे जो पब्लिक डिपॉजिट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं. तो देयर इज सम किसी तरह का पब्लिक का गुडविल है, आशीर्वाद है, जो भी आप कहें, एक गुडविल है. एंड मेरा एक ही विश है कि मैं इस गुडविल पे खरा उतरूं और आने वाले 4 क्वार्टर में और आने वाले 3-4 साल में आप इसके रिजल्ट आप देख पाएं, ये मेरा विश है. बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए. ईटी नाउ एज वेल एज ईटी नाउ स्वदेश के व्यूअर्स की तरफ से विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर टेकिंग द स्टीयरिंग द बैंक फर्दर फॉर ग्रोथ. बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए मिस्टर वैद्यनाथन. थैंक यू अजय. चलिए, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक साथ ही मिस्टर वैद्यनाथन ने क्लियरली कहा कि पिक्चर तो अभी शुरू हुई है, लेकिन मिड कैप आईटी बैंक में जिस तरह की आज तेजी है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आईडीएफसी लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक यहां पर, और इसके अलावा दूसरे जो मिड टियर के बैंक्स हैं, क्या आज एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लें इन पे राजेश, या आपको लगता है कि इन चार्ज पे तो अच्छा, क्योंकि बजाज फाइनेंस के केस में भी ऐसा ही लगा था. इनफैक्ट मेजरली जो अर्निंग्स आ रही हैं वहां पर आप एक इम्पैक्ट तो देख रहे हैं कि इस बार जो कैरी फॉरवर्ड मोमेंटम है वो 2-3 दिन तक चल रहा है. तो देखिए प्रियंका जी, स्टॉक में दोनों ही स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम बना. आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईडीएफसी लिमिटेड दोनों ही स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला. आज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में तो ऑलमोस्ट ये अपने 200 डे मूविंग एवरेज को निगोशिएट करते हुए दिख रहा है. हमें लगता है कि पोजीशन होल्ड की जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे डेली और वीकली सेटअप बनते हुए दिख रहे हैं, इवन मंथली चार्ट पे तो देखें तो एक डाउन स्लोपिंग चैनल का भी यहाँ पे ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है. तो कहीं ना कहीं एक रिवर्सल के साइन है शॉर्ट टू मीडियम टर्म टाइम फ्रेम पे. हमें लगता है यहाँ पे 40 रुपीज 50 पैसा ये स्टॉप लॉस रख के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को होल्ड किया जा सकता है. अपसाइड में अगर ये स्टॉक 42-43 के ऊपर क्लोज देगा तो फिर यहाँ से नेक्स्ट टारगेट बनेगा इसका 48 तक.
तो 40 रुपीज 50 पैसे के स्टॉप लॉस से होल्ड किया जा सकता है। और वहीं हम IDFC लिमिटेड की बात करें तो IDFC लिमिटेड में हम यहाँ सलाह देंगे कि अगर ये स्टॉक 60 रुपीज के आसपास आता है तो वहाँ प्रॉफिट बुक कर ले, क्योंकि वो एक लेवल है जहाँ पे इसका एक मल्टीपल सप्लाई जोन बना हुआ अभी तक इंटेक्ट है। तो हमें लगता है 60 के आसपास IDFC फर्स्ट बैंक में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, IDFC लिमिटेड में। सॉरी, IDFC लिमिटेड पर इनफैक्ट ये रहा है। इनफैक्ट IDFC फर्स्ट स्टॉक के नंबर्स के बाद मैनेजमेंट का यहाँ पर जो आउटकम हमने देखा, नंबर्स भी काफी स्ट्रांग और हम देख रहे हैं कि स्टॉक मूवमेंट भी इतना स्ट्रांग नजर आता हुआ। लेकिन श्रिम्प स्टॉक्स में श्रीकांत जी, अवंती फीड्स का स्टॉक एक बार देखें और इसके टेक्निकल चार्ट्स आप देखकर हमें बताएं, क्योंकि करंट लेवल्स पर श्रिम्प स्टॉक्स में एकाएक तेजी हम देख रहे हैं। अवंती फीड्स में 6% की मजबूती, कोई फंडामेंटल ट्रिगर या न्यूज बेस्ड इंपैक्ट तो है नहीं। टेक्निकली क्या यहाँ पर मूवमेंट और तेज होती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि वैसे टेक्निकली ये जो स्टॉक है वो यहाँ से और भी बढ़ सकता है, क्योंकि इसमें एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस यानी कि एक पॉजिटिव टर्निंग बन चुकी है। ऑसिलेटर्स लगातार ऊपर आ रहे हैं, प्राइस एक बार नीचे थी और अभी एक प्राइस ब्रेकआउट बना है। हमें लगता है कि इवेंचुअली ये स्टॉक 500 या 520 के लेवल्स दिखा सकता है, जो इसके एंटायर फॉल के 50% का रिट्रेसमेंट लेवल है। और एक करंट लेवल से जो इसने एक इमीडिएट बेसिस पे जो एक रिकवरी की है, उसमें उसने जो प्राइस ब्रेकआउट किया है वो 455 के करीब का है। तो हम उसे एज अ स्टॉप लॉस पकड़ के चलेंगे 455 को, और टारगेट्स रखेंगे हम यहाँ से 500 से लेकर 520 के। तो करंट लेवल से बिल्कुल अवंती फीड्स लॉन्ग करके चल सकते हैं। ओके, लॉन्ग करके यहाँ पर चल सकते हैं। तेजी यहाँ पर दिखा रहा है स्टॉक टुवर्ड्स डे हाई 475 के दिन के हाई लेवल्स हैं, 470 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ। लेकिन HDFC के वाइस चेयरमैन और CEO के मिस्त्री ने हमसे खास बातचीत की और इस बातचीत में कहा कि हाउसिंग सेगमेंट में काफी मजबूत डिमांड दिख रही है और आगे भी सेंटिमेंट्स जो है काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। हाउसिंग के लिए डिमांड जो है वो सिस्टम के अंदर बहुत स्ट्रांग है, और ये जो डिमांड हम देख रहे हैं अक्टूबर 2020 से बढ़ना शुरू हुआ एंड इट हैज कंसिस्टेंटली केप्ट राइजिंग। हमारी जो डिसबर्समेंट्स, इंडिविजुअल लोन डिसबर्समेंट्स इन दिस फर्स्ट क्वार्टर वर 66% हायर देन इन द प्रीवियस ईयर्स फर्स्ट क्वार्टर। और जो हमारे जो फर्स्ट क्वार्टर्स के जो डिसबर्समेंट्स है, इट इज 60% हायर देन द फर्स्ट क्वार्टर्स डिसबर्समेंट्स ऑफ एनी अर्लियर फाइनेंशियल ईयर। सो ग्रोथ मोमेंटम इज स्ट्रांग. Feel good factor in the economy is extremely strong at this point of time. People are confident. Salary increases have been fairly good in the system. तो जो confidence level जो बहुत important है घर लेने के लिए, वो confidence level आज बहुत high है. So growth momentum is strong. Collection efficiency, clearly month after month, collection efficiency has kept getting better, and now it is at a level जो pre-COVID से पहले जो था उससे भी better. Or on individual loans, for individual loans I'm talking of, we have seen a 99% plus collection efficiency on a cumulative basis. हमारी जो, as an NBFC or as a housing finance company, we need to classify loans into stage 1, stage 2 and stage 3. और हमारे जो total of stage 2 and stage 3 loans है, stage 2, stage 3, meaning some stage 3 is NPS, but stage 2 could be some degree of, stressed on that loan. So stage 2, stage 3 की जो combined loans है, that has come down by 2.5 percentage points compared to what they were a year ago. So clearly हम देख रहे हैं कि stress levels in the system have come down significantly. ओके, तो चलिए यहाँ पर मैनेजमेंट से खास बातचीत HDFC लिमिटेड के, और उन्होंने डिमांड को लेकर काफी ज्यादा कन्विक्शन के साथ बात कही। हाउसिंग सेगमेंट में डिमांड काफी मजबूत रहने के यहाँ पर अनुमान उनकी तरफ से। लेकिन इस बीच नजारा टेक्नोलॉजीज इस स्टॉक को एक बार देखते हैं, क्योंकि आज दिन की शुरुआत से इस स्टॉक में मूवमेंट जो है काफी मजबूत नजर आई। अच्छे नंबर्स एक तो रहे, देखिए 17% की तेजी, 20% अपर सर्किट 636 के लेवल्स पर ये स्टॉक ने सारे के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिया आज ही आज। पिछले कुछ दिनों के ट्रेंड को अगर देखेंगे, मजबूती इतनी नहीं थी, लेकिन आज न्यूज बेस्ड इंपैक्ट, एक तो पॉजिटिव सेट ऑफ नंबर्स, उसके बाद पिछली 4 तिमाहियों के ट्रेंड को अगर देखें, कंपनी ने कुल 7 अधिग्रहण भी किए हैं। श्रीकांत जी, नजारा टेक्नोलॉजीज अब तो फिलहाल सर्किट पर है, पर स्टॉक पर एक बार टेक्निकल चार्ट चेक कर बताएं क्या करना चाहिए। बिल्कुल, तो यहाँ पे भी एक बड़े फॉल के बाद का एक रिकवरी पैटर्न बना है। मुझे लगता है कि इसमें शायद एक डेड कैट बाउंस सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन बना है, और ये जो स्टॉक है जो अभी 640-636 के करीब है सर्किट में,
यहाँ से इसमें अगर रिकवरी बनती है तो ये वापस अपने प्रीवियस हाई के काफी नजदीक जा सकता है। जो इमीडिएट बेसिस पे जो इसके प्रीवियस हाईज थे वो थे तकरीबन 709 710 के करीब के थे। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि ये पुल बैक कंटिन्यू हो सकता है और 700 720 तक आ सकता है, लेकिन ओवर द पीरियड हमें लगता है कि जैसे इसमें बिकवाली बनी है, एवरी राइज हमें लगता है कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के करीब इसमें से पोजीशंस कम करना काफी जरूरी है, क्योंकि इतने बड़े फॉल के बाद हमें नहीं लगता कि स्टॉक में कोई वी शेप रिकवरी बनेगी। तो काफी सारे स्टॉक्स अवेलेबल है यहाँ पे, वेस्ट लाइफ है, जुबिलेंट फूड है, या तो शायद अगर इसी पर्टिकुलर सेगमेंट में अगर जाना है तो मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी में इंफोसिस टेक्नोलॉजीज है जहाँ पे वो फंड्स आप इंफ्यूज कर सकते हैं और उनमें रिटर्न्स काफी अच्छे बन सकते हैं। ऑलराइट, लेकिन श्रीकांत, नजारा टेक्नोलॉजी एक्स्ट्रा कैसा भी है जो 2000 तक भी गया और जिस तरह की तेजी इसने पहले दिखाई, वो तो इसका एंकल लॉक इन खत्म हुआ, उसके बाद ये स्टॉक फॉल आउट हुआ और उसके बाद अब आप इन लेवल्स पे देखिए, आई थिंक 1/4 ही रह गया अपने हाईस के आसपास, उससे थोड़ा आगे। अगर आज का ये मूवमेंट ना होता तो 100 रुपए और कम होता, बट चलिए ठीक है, ये नजारा टेक पे एक राय है। श्रीकांत, अब ऐसे में आज क्या अब क्लोजिंग ट्रेड्स क्या होने चाहिए? क्या आपको लगता है कि कल भी तेजी जारी रहेगी? 17,500 तो एक बार आएगा और उसके बाद ही पॉज लेगा बाजार, यहाँ से कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स है, या फिर आप आज के लिए प्रॉफिट बुक कर रहे हैं अपना? देखिए, मुझे लग रहा है कि मार्केट वैसे काफी ओवरबॉट टेरिटरी के काफी नजदीक आ चुका है, तो एक शॉर्ट टर्म करेक्शन बिल्कुल आ सकता है मार्केट में, और इसी वजह से हमें लगता है कि थोड़ा यहाँ से 17,400 के करीब तक की रैली शायद हमें देखने मिल भी सकते हैं। हमने ऑलरेडी इंट्राडे में 17,350-60 के लेवल्स देख लिए हैं। शायद अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो उसके बाद हमें लगता है कि मार्केट में थोड़ा करेक्शन आ सकता है। अच्छा, अगर टेक्निकली मार्केट के इस लास्ट तीन दिन के स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें एग्जॉशन गैप्स मार्केट ने छोड़े हैं, जो मार्केट कई बार फील करते हुए नजर आया है। तो हमें लगता है कि थोड़ा कॉशियस रहना जरूरी है, लेकिन यस, जैसे कि एक अगर लास्ट लेग में अगर आप देखें तो पावर स्टॉक्स में अच्छी तेजी बनी है। टाटा पावर, पावर ग्रिड, एनटीपीसी, इन तीनों में अच्छा मोमेंटम है। हमें लगता है कि करंट लेवल से एक बार एक पावर ग्रिड को लॉन्ग करके चल सकते हैं, तो काफी एक डिफेंसिव बेट रहेगी, लेकिन स्टॉक ने एक डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन किया है, ऑसिलेटर्स में मोमेंटम बन रहा है और 219 वाला स्टॉक एक बार 230 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से पावर ग्रिड को लॉन्ग करके चले, स्टॉप लॉस रखे यहाँ पे 215 रुपए। ठीक है राजेश, आपके क्या होंगे क्लोजिंग ट्रेड्स यहाँ? तो देखिए, पहला स्टॉक आईटी पैक से रहेगा। हमें लगता है यहाँ पे विप्रो को देखना चाहिए। विप्रो में जिस तरीके से यहाँ पे एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहा है, स्टॉक अब अपने 50-डे मूविंग एवरेज को आज क्रॉस करते हुए दिख रहा है, तो एक काफी बड़े करेक्शन के बाद, एक कंसोलिडेशन करने के बाद स्टॉक में जो प्राइस ब्रेकआउट हुए, हमें लगता है विप्रो यहाँ से एक अच्छा अपमूव कैरी फॉरवर्ड करते हुए दिख सकता है। विप्रो में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट आना चाहिए करीब 448 से लेकर 450 तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 418 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक हमें अट्रैक्टिव लग रहा है वो है जेएसडब्ल्यू स्टील का। हमें लगता है कि यहाँ पे मेटल पैक भी एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है, तो उसमें जेएसडब्ल्यू हमारी प्रेफर्ड पिक है। और हमें लग रहा है जिस तरीके के फॉर्मेशन है जेएसडब्ल्यू स्टील को बीटीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बाय किया जा सकता है। 660-670 तक के अपसाइड के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 630 रुपए के आसपास। तो ये दो स्टॉक, विप्रो और जेएसडब्ल्यू स्टील, ये दो स्टॉक को हम बीटीएसटी कैरी करने की सलाह देंगे। यानी दूसरे सेक्टर्स पर अब बेट पास होती हुई दिखाई दे रही है, मोमेंटम तो थमा नहीं है। अब मेटल और आईटी से यहाँ क्लोजिंग बेट्स ले रहे हैं राजेश। सुदीप, आप क्या लेंगे बीटीएसटी ट्रेड्स? बीटीएसटी में मेरा पिक रहेगा हेवल्स। हमने देखा है लगातार 2-3 दिन से ये एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर बना रहा है स्टॉक, और इसने अपना जो जुलाई में 1276 का एक स्विंग हाई था, आज इसको वॉल्यूम के साथ ब्रेक करके सस्टेन कर रहा है और क्लोजिंग भी बहुत बढ़िया दे रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे मोमेंटम बना रहेगा हेवल्स में, और 1275 के स्टॉप लॉस के साथ हम इसमें 1310 के टारगेट के लिए हम बीटीएसटी लेके जा सकते हैं इसमें। ठीक है, ऑल राइट, तो यहाँ बीटीएसटी लेके जा सकते हैं हेवल्स, और एब्सोल्युटली, इनफैक्ट मिस्ड ऑन इट, नजारा टेक वो स्प्लिट और उसके बाद हमने ये भाव देखे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। एक बार और कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं जहां पर आज आप एक्सेप्शनल मूव देख रहे हैं। पैकेजिंग हो और साथ ही प्लास्टिक काउंटर्स हो, इनमें भी एक अच्छी मूव है इस पूरे स्पेस में। नीलकमल जैसे काउंटर हो, पैकेजिंग काउंटर्स हम कई दिनों से देख रहे हैं। राजेश, यहाँ पर भी आपको लगता है कि एक बार के लिए कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स हैं या फिर प्रॉफिट बुक है? देखिए, मार्केट का माहौल तो काफी स्ट्रांग बना हुआ, और हमें लगता है जिस तरीके से मिड कैप स्पेस में आज बाइंग इंटरेस्ट बना है, तो ये सभी स्टॉक्स को अभी कैरी करना चाहिए, क्योंकि काफी अच्छे मोमेंटम और प्राइस पैटर्न यहाँ पे एक बड़े करेक्शन के बाद आते हुए दिख रहे हैं। तो हमें लगता है कि आप जैसे बोल रहे हैं कि नीलकमल का अगर हम सेटअप देखें तो स्टॉक आज 200 डे मूविंग एवरेज को ऑलमोस्ट
क्रॉस करते हुए दिख रहा है, तो हमें लगता है मोमेंटम यहाँ से और एक्सटेंड होंगे और यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट इसका बनना चाहिए करीब 2250 से 2300 तक के अपसाइड का टारगेट आते हुए दिख सकता है। वहीं अगर हम देखें तो पॉलीप्लैक्स, यूफ्लैक्स को भी देखें तो यहाँ पे भी हमें लगता है कि जिस तरीके के यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर वाले पॉलीप्लैक्स के एक स्टॉक है जिसको देखा जा सकता है यहाँ पे 2620 2650 तक के अपसाइड कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 2430 के आसपास। दो इंपॉर्टेंट नंबर्स आए, एक तो रेड ग्रीन के भी नंबर्स आए थे, ये भी ट्रैवल से जुड़ी हुई कंपनी है, ओपन अप थीम है और वहां पर भी हम स्ट्रॉन्ग नंबर्स देख रहे थे। और साथ ही दूसरा आप कैंसाई नोरला के भी नंबर्स देख रहे हैं, वहां पर भी आपको रेवेन्यू में भी गेन देखने को मिला और शायद पैट भी एक बार फिर से जब फ्लैशेस निकल कर आएंगे तो आपको दिखाएंगे रेड गेन के नंबर्स। और ये आप देख रहे हैं कंसाई रेवेन्यू जंप लगभग 800 करोड़ का जंप और इनफैक्ट प्रॉफिट भी आप देखें तो लगभग यहाँ 50 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ के आया है, वाई ऑन वाई फिगर्स आएंगे। सो दोनों ही नंबर्स अच्छा है और रेड गेन के भी अगर एक बार फ्लैशेस फिर से लेकर आए स्क्रीन पर तो आप देखेंगे कि वहां पर भी आपको जंप दिखा है, रेवेन्यू फ्रंट पर भी और स्टॉक्स में भी रिएक्शन दिख रहा है। रेड गेन, इस चार्ट को आप एक बार एनालाइज करेंगे श्रीकांत? बिल्कुल, तो देखिए रेड गेन हमें लगता है कि एक अच्छा परफॉर्मर बन सकता है क्योंकि करेक्शन जो था इस पर्टिकुलर स्टॉक में वो काफी लिमिटेड था और एवरी टाइम कभी भी इसमें करेक्शन हुआ है तो कभी बड़े वॉल्यूम्स हुए नहीं थे। बट यस, जब मार्केट में रिवर्सल एक्टिविटी बनी और इस स्टॉक में जब रिवर्सल एक्टिविटी बनी थी इन द मंथ ऑफ जुलाई के बिगिनिंग में, तब हमने देखा कि इसमें काफी बड़े वॉल्यूम्स के साथ एक रिकवरी पैटर्न बना है। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक इवेंचुअली एक बार वापस अपने 400 या 420 के लेवल्स को छू सकता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफी अच्छा है, तो करंट लेवल से इसे लॉन्ग करके चाहिए। राइट, एब्सोल्युटली। तो यहाँ पर इसे प्लस करने की राय देंगे श्रीकांत। एक बार आज के सारे दिन भर के मूव को कैप्चर करते हैं मानसी के साथ कि कहाँ किन लेवल्स पर ओपन हुए और कौन से सेक्टर से आज बड़ी मूव दिखाई। मानसी, बताइए। बिल्कुल, तो 17,300 के पार तो निफ्टी में ट्रेड हम देख रहे हैं और 17,500 के लेवल्स भी खुलने के पूरे अनुमान एक्सपर्ट्स को यहाँ पर नजर आते हुए बैंक निफ्टी और साथ ही सेंसेक्स मिड कैप स्मॉल कैप हर तरफ अच्छी मजबूती के बीच चौतरफा खरीदारी भरा ट्रेड। मंडे सेशन काफी मजबूती के साथ खुला और ये तेजी बिल्कुल कायम रही। ऐसे में अगर सेक्टर स्पेसिफिक समझेंगे बाजार को तो क्लियरली ऑटो बिक्री के जो आंकड़े आते हुए दिखे, ऑटो बिक्री के नंबर्स से ठीक पहले भी हमने पॉजिटिव एक्शन देखा और ट्रैक्शन जो है वो बरकरार रहा पोस्ट द नंबर्स भी, क्योंकि पैसेंजर व्हीकल कमर्शियल व्हीकल स्पेस से काफी नंबर्स पॉजिटिव आते हुए दिखे। हालांकि ट्रैक्टर सेल्स में कंसर्न जरूर थे लेकिन बावजूद इसके ऑटो अगर इंडेक्स को भी देखेंगे 3.25% निफ्टी ऑटो इंडेक्स ट्रेड करता हुआ और ऑटोमोबाइल स्पेस से जुड़े स्टॉक्स में भी एक्शन लगातार दिखा। इसके अलावा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बैंकिंग स्पेस में जो बड़ी दिग्गज बैंक थी उनके पॉजिटिव नंबर्स, तो छोटी मेजॉरिटी बैंक्स के भी पॉजिटिव नंबर्स, नेट इंटरेस्ट इनकम का रेशियो साथ ही क्रेडिट ग्रोथ सिनेरियो जो कि काफी पॉजिटिव दिख रहे हैं, उसका इंपैक्ट लगातार इन तमाम बैंक्स में नजर आ रहा है। आईडीएफसी में करीब 12% की तेजी, मजबूत नतीजों के दम पर ये एक्शन नजर आया। इसके अलावा नजारा टेक्नोलॉजी का स्टॉक दिन भर मजबूती के साथ ट्रेड करने के बाद अपर सर्किट लगाता हुआ 20% की तेजी यहाँ पर देखने को मिली। अच्छे नतीजे और साथ ही हमने देखा पिछले 4 तिमाहियों में जो अधिग्रहण कंपनी ने किए हैं उसका एक मूवमेंट है, पॉजिटिव इंपैक्ट है जो कि फिलहाल स्टॉक प्राइस में देखने को मिला और नजारा टेक्नोलॉजीज भी आज फोकस में रहा। वहीं पेपर स्टॉक्स में एक बजिंग ट्रेंड नजर आया क्योंकि प्राइस हाइक सिनेरियो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। जेके पेपर के मैनेजमेंट से हमने बातचीत भी की, उनसे भी समझने की कोशिश की, आगे भी प्राइस हाइक के लेवल्स नजर आते हुए दिख रहे हैं। मार्जिन ऑफ कोर्स इंपैक्ट होते हुए क्योंकि रॉ मटेरियल कंसर्न सब भी जारी हैं, लेकिन जेके पेपर, स्टार पेपर, वेस्ट कोस्ट पेपर जैसे स्टॉक्स है जो कि आज एक्शन में रहे। रिलायंस महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे हैवी वेट्स ने बाजार को दिन भर संभालने का काम किया। टाटा मोटर्स, कोटक बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जैसे स्टॉक्स में भी अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड्स दिखे। वहीं HUL, सन फार्मा जैसे काउंटर्स थे। फार्मा सेक्टर था जो कि आज की तेजी में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया और फार्मा में सिप्ला को छोड़ तमाम बड़ी फार्मा कंपनियों में लाल निशान के साथ हमने ट्रेड्स देखे हैं। मिड कैप में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ साथ पॉलिसी बाजार, प्रेस्टीज एस्टेट, मनप्पुरम फाइनेंस, गुजरात गैस जैसे स्टॉक्स थे जहां पर अच्छी तेजी देखने को मिली। वहीं सेक्टर स्पेसिफिक बाजार को अगर देखें सिर्फ फार्मा को छोड़ दें, उसके अलावा तमाम सेक्टर्स, तमाम पॉकेट्स में अच्छी मजबूती नजर आई, जहां निजी बैंक क्षेत्र, फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी, आईटी और मेटल इस क्रम में मजबूती के साथ ट्रेड्स देखने को मिले। चलिए इसी के साथ पावर पैक दिन फाइनल क्लोजिंग आपकी टीवी स्क्रीन पर 17,331 के लेवल्स, निफ्टी में 58,088 के आसपास, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में भी हरे निशान के साथ ही ट्रेड्स क्लोज होते हुए। हमारे तमाम टेक्निकल एक्सपर्ट्स का शुक्रिया। फिलहाल क्लोजिंग कॉल्स को यहीं समेट रहे हैं, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें 18 आवर्स स्वदेश के साथ। नमस्कार।